तो कैसा है जोश, हाई है कि नहीं है? तो जोश बिल्कुल हाई रहना चाहिए, और हाई है तो कमेंट बॉक्स में हाई लिखना। दिन स्टार्ट करेंगे काफी शानदार तरीके से। आज का आईएनए इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस, जिसको प्यार से आप लोग बैलेंस डाइट बोलते हो। बैलेंस डाइट इसलिए क्योंकि काफी कुछ बैलेंस आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगा। अगर देखोगे तो बहुत कुछ शानदार आप लोगों के सामने आर्टिकल आएंगे। और आज के जो आर्टिकल है जिसमें मैं आप लोगों से यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूँ। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में बात करेंगे, लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारे ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसमें एक मुद्दा है हिजाब इशू वाला, वो भी डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो यानी कि डिस्कशन सुनने में आप लोगों का मजा आने वाला है, और आप लोग जो भी आंसर देते हो काफी अच्छा लगता है। इसी तरीके से पार्टिसिपेट करना है। आज के एसएलवी कमांडो है आईएएस सानू, बहुत डिटेल में आंसर दिए गए। कल की वीडियो के नीचे पिन कर दिया था इनका आंसर, तो आप लोग भी इसी तरीके से आंसर दिया करो। देखिए कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जिनका नाम मेरे याद रहने लगा है क्योंकि रेगुलर आंसर देते हैं। तो आप लोगों का मेरे साथ में एक अच्छा इंटरेक्शन बन जाता है। अगर रेगुलरली आप लोग अच्छे से आंसर देते हैं, मेरे नाम याद होने लगे आप लोगों के जब इस तरीके से आप लोग आंसर देते हैं। तो इससे क्या रहता है कि मैं समझ पाता हूँ अच्छा ये बच्चा आज नहीं आया यार, ठीक है। तो मुझे पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो जब रेगुलरली आप लोग आंसर देते हो ना, तो मैं आप लोगों के साथ में और अच्छे से कनेक्ट हो पाता हूं। तो ये काम आप लोगों को जरूर करना है, ठीक है। बाकी काफी शानदार बात आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। अगर जिंदगी आप लोग देखोगे ना, जैसे कि मैंने मॉर्निंग में तुमको मोटिवेट कर दिया, ठीक है, कि मोटिवेशन दे दिया पूरा भर भर के आप लोगों को, तो ये मोटिवेशन आप लोगों को मिल गया। पर लेकिन ये मोटिवेशन आप लोगों का ज्यादा लंबे समय तक टिकता नहीं है। आप लोगों को जब तक इसको आप लोग अपनी आदत में ना बना लो कि आप लोगों की आदत बन गई है काम करने की। मान लीजिए मैंने पुश कर दिया आप लोगों को मॉर्निंग में कि चलो यार अपना काम करो अच्छे से, पुश तो हो गया आप लोगों ने काम करने स्टार्ट कर दिया, फिर आगे चलकर आप लोग डल पड़ गए, आप लोगों का माइंड इधर उधर हो गया। तो ये क्या है, आप लोगों की आदत नहीं बनी है इसका मतलब। तो मोटिवेशन को तब तक इस्तेमाल करो जब तक आप लोगों की आदत ना बन जाए, और जब आदत बन जाए फिर आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, मोटिवेशन लो चाहे ना लो। आप लोग डेली रनिंग करना स्टार्ट कर दिए तो आप लोगों की आदत बन गई। अभी अच्छा माहौल है रनिंग करने का, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी लोग रजाई में से निकलना बंद हो जाएंगे। अभी बताओ कौन कौन पानी पीकर आया टाइम पर, सही से पानी पीकर आए हो, बताओ यस या फिर नो। ये चीजें भी अगर छोटी छोटी फॉलो करोगे ना यार आप लोग, कल का शेड्यूल किस किस ने देखा कि कितना अचीव किया, बताओ आप लोग कल का शेड्यूल कैसा रहा। ये लेक्चर जब कंप्लीट हो जाएगा ना, एक बार रिकॉल किया करो लेक्चर को आंख बंद कर कि क्या क्या आप लोगों ने नया सीखा है। आप लोगों को मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी आप लोग गारंटी देता हूं। 2 बार ये काम कर लो, एक बार तो लेक्चर के बाद में कर लिया करो, और एक बार जब शाम को बिस्तर पर जाओ उससे पहले एक बार कर लिया करो। देखना सपने में भी आप लोगों को यही चीज दिखाई देंगी। इसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना। ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। जब तक ये चीजें नहीं सीखोगे तब तक जिंदगी को आप लोग अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगे। और ये रियलिटी है, नहीं यकीन आता है तो आप लोग देखना इनको इस्तेमाल करके आप लोग की माइंड की कैपेबिलिटी बढ़ने लगेगी। अच्छा कितने ऐसे हैं सच्ची में जो लेक्चर को रिकॉल करते हैं, बताओ हाँ या ना हाँ या ना बोलना, करते हो कि नहीं करते हो। बहुत ही कम ऐसे देखने को मिलेंगे, और ये आदतें आप लोगों को जिंदगी में एक सही पैटर्न में लेकर चलती हैं, ठीक है। पर लेकिन इसको फॉलो तो करना है यार, आप लोग स्टार्ट करो। फॉलो ही नहीं करोगे तो कैसे चीजें चलेंगी, ठीक है। तो देख कौन कौन फॉलो करता है बताना जरूर, क्योंकि यार ये ऐसी चीजें हैं जिंदगी में, अगर इनको फॉलो नहीं करोगे तो बहुत पीछे छूट जाओगे यार। जिंदगी बहुत आगे निकल जाएगी और आप लोग एक तरीके से ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ कौन है। एपीजे अब्दुल कलाम सर है। एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में तो आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर ये आप लोगों को इनका पूरा नाम बताना है, ठीक है। यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम सर का पूरा नाम क्या था ये आप लोगों को बताना है। बहुत सारे बच्चों को पूरा नाम भी नहीं पता होगा। क्यों इनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, 15 अक्टूबर है और आज ही के दिन इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। और वन ऑफ माई फेवरेट पर्सनैलिटी यार, मतलब एक तरीके से ना कोई दिल से कनेक्टेड है। मुझे लगता है कि यार मतलब मेरे में थोड़ी सी भी क्वालिटी इनके जैसी आ जाए तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा। मतलब वो वाली चीजें हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसा इंसान अपने काम के लिए इतना डेडिकेटेड, यार इतना डेडिकेटेड, सारी दुनिया को भूल गया। तो वो वाली क्वालिटी जिस दिन आ जाए ना, वो वाली यार जिंदगी जीने का मजा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम सर जो है उनकी जो किताबें हैं वो आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि एक एक किताबें आप लोगों को एक ऐसी चीज सिखा के जाएगी, आप लोगों के अंदर आग भरेगी कि कैसे माहौल में से निकल के कैसी जिंदगी जी जा सकती है, वो आप लोगों को बताएगी। जिंदगी में जब पायलट बनना चाहते थे, जब सक्सेस नहीं हुए तो वहां पर हार नहीं मानी, फिर नेक्स्ट फोकस लग गया आगे, तो उस फोकस पर काम पर फोकस देना स्टार्ट कर दिया। तो ये होती है रियलिटी में जिंदगी जीने का तरीका। तो यार ये चीजें देखो आप लोग यहाँ पर। तो इनके बारे में आप लोगों को सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है, तो देखता हूँ कौन कौन क्या क्या बताता है इनके बारे में, ठीक है। तो ये है इनके बारे में। बाकी आपकी सबसे फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है, यानी कि आप लोगों को लगता है यार ये इंसान मेरा रोल मॉडल बनना चाहिए, ठीक है। तो उनका नाम आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, मैं पढ़ूंगा, देखता हूँ आप में से कितने ऐसी पर्सनैलिटी, कितनी कौन कौन सी पर्सनैलिटी को आप लोग फॉलो करते हैं, और इससे मुझे पता चलेगा थोड़ा सा, ठीक है। मैं और ज़्यादा जान पाऊंगा उनके बारे में, ओके।
आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डे, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन। गांव की जो औरतें होती हैं वो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बहुत सारे काम करती हैं, घरों में भी काम करना होता है और खेतों में भी अक्सर काम करती नजर आती हैं। ठीक है, तो बात की जा रही है कि रूरल वुमेन कल्टीवेटिंग द गुड फूड फॉर ऑल। तो ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं घरों में खाना बनता है वो अपनी जगह पर, लेकिन खेतों में भी जो काम करती हैं वहां से आप लोग देखते हैं, पर लेकिन उनको उतना एक तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। यानी कि रिकॉग्नाइज किसको करते हैं? मेल कम्युनिटी को। क्यों? क्योंकि मेल कम्युनिटी के नाम पर नॉर्मली गांव में लैंड देखने को मिलती है। तो ये चीजें आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आती है। यानी कि हम लोग इस दिक्कत को बेसिकली साइड में रख देते हैं, महिलाओं को हम लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। तो ये जरूरी है, जबकि फूड प्रोड्यूस कर रही है एग्रीकल्चर के फील्ड में और वर्ल्ड वाइड हर जगह आप लोगों को महिला देखने को मिलेगी। तो 15 अक्टूबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि महिलाओं और लड़कियों के ऊपर फोकस दिया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है प्रेगनेंसी एंड इन्फेंट लॉस रिमेम्बरेंस डे। बहुत सारी बच्चे ऐसे जिनको पेट में ही जिनका जीवन जो है खत्म कर दिया जाता है, तो ऐसी भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उसके बारे में भी यहाँ पर चीजें आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है ताकि इस चीज को रोका जा सके। ये भी काफी खतरनाक चीज है। और एपीजे अब्दुल कलाम सर के बारे में तो जितनी बातें करें उतनी ही कम है। वर्ल्ड स्टूडेंट डे जो है वो यहाँ पर इनकी बर्थ एनिवर्सरी के टाइम पर सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब विद्यार्थियों से तो इतने कनेक्टेड थे ना यार, मतलब लास्ट में भी विद्यार्थियों को स्पीच देते देते चले गए। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये वाली कनेक्टिविटी स्टूडेंट के साथ में ये वास्तव में यार हार्ट टचिंग लगती है मुझे इनकी। मतलब एक तरीके से माइंड को इग्नाइट करना चाहते थे, अपने देश को डेवलप देश बनाना चाहते थे। तो वाली बातें हैं। और जब भी मैंने स्टार्टिंग में वीडियो लगाई उसमें क्या है कि बच्चे जो है मोबाइल के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ी सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि मोबाइल एक यंत्र ऐसा बनाया गया है कंपनियों के द्वारा ताकि उसके अंदर आप लोग डूबे रहो, उसमें से आप लोग बाहर ना निकलो, उसी में आप लोगों की जिंदगी पूरी चलती रहे। 2-3 घंटे कहां निकल गया आप लोगों को पता नहीं चलेगा। इंटरेस्टिंग चीज है, ये वीडियो लेंथी लगती है लोगों को कि ये वीडियो लेंथी हो रही है। क्या रियलिटी में इतने प्रोडक्टिव हो आप लोग पूरे दिन में कि आप लोग सारा काम प्रोडक्टिवली करते हो, बस ये वीडियो आप लोगों को लेंथी लगने लगती है? इसके अलावा सारे टाइम आप लोग ढंग से यूटिलाइज करते हो? बताना जरूरी यार बात मुझे, मैं इसको जानने के लिए काफी ज्यादा एक तरीके से क्यूरियस हूं मैं कि आप लोग हर एक मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करते हो, बस यहीं पे आप लोगों का टाइम ज्यादा लगता है। मतलब इसमें से टाइम निकालते हो, बाकी फोन पे कहीं लगे रहोगे, टाइम वेस्ट करोगे, पता नहीं कहां आप लोग टाइम उड़ा देते हो, उसके बारे में कुछ नहीं है। तो यार ये गलत बात है। कम से कम ऐसा लिखा, कम से कम ये लिख दिया करो सर लेक्चर अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है सर, लेक्चर लेंदी हो गया। पता है कितना अंदर से दुखी देता है वो चीज़। मतलब मेहनत करके इतना सारा काम करो, उसके बाद में अगर सर उन्हें वो बात हो गई मुर्गा जान से गया और खाने वाले का मजा नहीं आया। तो यार ऐसा मत किया करो, कम से कम दिल तो मत दुखाया करो ऐसी ऐसी बातें बोल के। लेंदी मत बोला करो, ज़्यादा प्रोडक्टिव बोल दिया करो कि लेक्चर ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया सर आज। ठीक है, कम से कम मुझे पॉजिटिव वाइब्स आए थोड़ी सी। तो यार ये चीज़ें थोड़ी सी फोकस किया करो आप लोग। ठीक है, इससे आप लोगों के अंदर भी काफ़ी एक तरीके से थोड़ा सा पेशेंस तो रखो चीज़ों को लेकर। आप लोग सारी चीज़ें देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आती हुई, मतलब आंसर राइटिंग भी करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं, टॉपिक भी कवर करना है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी कवर करनी है, और उसके बाद में चारों फिर लेक्चर भी छोटा मिल जाए तो यार वो तो यार देखो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी क्वालिटी मेंटेन रखनी है, तो आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो बाकी फीडबैक दे दिया करो जैसा भी आप लोगों को लेक्चर लगता है। अगर लगता है लेंदी है, बेकार है, तो डिसलाइक कर दिया करो उसको। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डेली लेक्चर को डिसलाइक करो, यूट्यूब अपने आप देख लेगा उसको कहाँ ले जाना है लेक्चर को। और अगर अच्छा लगता है तो फिर बताया करो कि लेक्चर अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो उससे मुझे पता चलता रहता है। आप लोग फीडबैक जरूर दिया करो। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे शानदार प्यारे प्यारे आर्टिकल हैं। और मोबाइल लाइफ को थोड़ा मैनेज करना सीखो, वरना वो आप लोगों को मैनेज करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मोबाइल पर कंट्रोल करना सीखना है। ओके, बात करेंगे इस टॉपिक में हिजाब कंट्रोवर्सी के ऊपर। अब ये टॉपिक जो है पहले कर्नाटका से निकला, कर्नाटका हाईकोर्ट से, और फिर यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जंप कर गया। यानी कि कर्नाटका हाईकोर्ट से अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट में इसका वर्डिक्ट आया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला सुनाया वो भी एक ऐसा फैसला है जिसको सुनकर लोग हैरान हैं, क्योंकि 2 लोग बैठाए गए थे इस मामले को सुनने के लिए, और दोनों की राय अलग अलग है। यहाँ पर हेमंत जी और इसी के साथ में सुधांशु जी, तो 2 जज थे यहाँ पर, दोनों के द्वारा अलग अलग बात बोली गई मुद्दों को लेकर। आखिर ये किस बात पर डिवाइड हो गए वो भी समझेंगे, और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट भी बताऊंगा हमारे संविधान के अंदर जो पार्ट 3 के अंदर में आते हैं, और राइट टू रिलीजन को हम लोग कैसे देखते हैं। तो ये काफ़ी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एग्जाम तो देखिए अपनी जगह, एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है यही है, पर लेकिन बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होने के नाते भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि यार ये चीज़ें क्या हैं। यानी कि हम लोग अपने देश में रहते हैं, तो हमारे देश में हमारे अधिकार क्या क्या है, हमारे धर्म को लेकर या फिर हमारी फ्रीडम को लेकर, तो वो सारी बातें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसलिए बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा। यहाँ से इंटरव्यू के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, प्रीलिम्स के अंदर भी और मेंस के अंदर भी। तो सारा इस तरीके से कवर करूंगा कि किसी के साथ में अगर डिस्कस भी आप लोग करने लगे तो उसको समझा दे पूरा कि भाई साहब ये मुद्दा है, यहाँ से चला था, यहाँ तक पहुँच गया और आगे इसमें ये होने वाला है। तो एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो कि आंसर राइटिंग में आप लोगों से पूछा जा सकता है बेसिकली, कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि भारतीय संविधान के तहत धर्म की स्वतंत्रता के महत्व पर चर्चा आप लोगों को करनी है। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो 150 शब्द में लिख लेना, और अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 250 शब्द में लिख लेना, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। क्या क्या बातें आप लोग इसके अंदर लिख सकते हैं, सारी बातें डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं यहाँ पर। पॉलिटी के अंदर जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, इसमें एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया गया है कि कर्नाटक का हिजाब बैन वो सही था या फिर गलत था, इसके ऊपर बात की जा रही थी। अभी मैं मुद्दा आप लोगों को लेकर चलता हूं डिटेल में, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। कर्नाटका जो कि हमारी कंट्री में साउथ इंडिया में एक राज्य है, जो कि गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला 6 राज्यों को टच करता है, और इसकी ओपन बाउंड्री है अरेबियन सी के साइड में। इस राज्य के अंदर में लगभग 6 जो बच्चियां हैं उनको स्कूल में एंट्री करने से रोका जाता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो हिजाब पहने हुई थी। हिजाब कुछ ऐसा होता है कि चेहरा जो ढका हुआ, सर जो ढका हुआ, तो इस तरीके का ये कपड़ा होता है, जो कि खासकर आप लोगों ने देखा होगा मुस्लिम कम्युनिटी में जो लड़के हैं ये पहनती हुई पाई जाती हैं। अब आप लोगों के माइंड में ये बात आई होगी, यार ये तो बड़ी कॉमनली हम लोगों ने देखा है कि मैक्सिमम आप लोगों ने देखा होगा कि किसी न किसी अगर जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं तो इसको पहने हुए पाए जाते हैं। पर लेकिन आप लोग उसको उस तरीके से देखो कि आप लोग किसी ऐसे स्कूल में पढ़ते हो, किसी ऐसे कॉलेज में पढ़ते हो, किसी ऐसी कंपनी में काम करते हो जहां पर आप लोगों का एक ड्रेस कोड है। अब वो जो ड्रेस कोड है आप लोगों का, वो ड्रेस कोड सबका सेम रहेगा। रीजन क्या होता है ड्रेस कोड बनाने का? रीजन क्या होता है? अगर आप लोगों से कोई पूछ ले इंटरव्यू के अंदर में तो आप लोग क्या आंसर दोगे? तो वीडियो को पॉज कर बताओ, देखता हूं आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्या क्या विचार आते हैं। बेसिकली मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसने बेसिकली अटेम्प्ट कर लिया। देखिए जब भी बोलता हूँ ना किसी का आंसर दिया करो तो वीडियो को पॉज कर लिया करो एक बार, ठीक है। तो इससे आप लोगों के माइंड में और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, क्योंकि एक तो आप लोगों ने खुद से सोच लिया, तो आप लोगों ने खुद से सही और क्या गलत सोचा, फिर जब मैं आप लोगों को बताता हूँ तो आप लोग उसको और अच्छे से याद रख पाओगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि जब कोई बच्चा किसी क्लास में जाकर बैठता है, अगर कोई अमीर का बच्चा होगा तो भाई साहब शानदार तरीके वो बूट सूट पहन कर आएगा, बिल्कुल एक तरीके से टिप टॉप होकर आएगा, बिल्कुल A1 क्वालिटी के कपड़े पहनकर। एक ऐसा है कि रिक्शे वाले का बच्चा है बेचारा किसी का, वो क्या करेगा, जैसे तैसे अपनी ड्रेस लेगा। पहले तो घर में लड़ाई होगी कि फिर से ड्रेस की बात आ गई स्कूल में, जैसे तैसे जूते पता नहीं कैसे पहनेगा। तो एक तरीके से हो सकता है कभी कभी बीच में जूते ना मिले, चप्पल ही पहन कर आना पड़े। तो वो कहानी आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन जब ड्रेस हो जाती है तो वहां पर एक फोकस हो जाता है कि हाँ भाई साहब, अब चाहे कोई अंबानी का बेटा हो, चाहे कोई रिक्शे वाला का बेटा हो, अगर वो स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां पर एक ड्रेस कोड है, दोनों को वही पहन के आना है। कपड़े की क्वालिटी में डिफरेंस हो सकता है कि किसी ने कोई ब्रांडेड ले लिया और किसी ने कोई वैसा ले लिया, पर लेकिन कलर जो होगा उसमें आप लोग ज्यादा डिफरेंस नहीं कर पाओगे, और ये लगेगा कि हाँ सबने एक कलर की ड्रेस पहन रखी है। तो एक तरीके से जो राइट टू इक्वालिटी है उसके ऊपर फोकस दिया जाता है हमारे संविधान के अंदर। जब पार्ट 3 में आप लोग जाओगे तो फंडामेंटल राइट हैं जिनको आप लोग मौलिक अधिकार बोलते हो। और मौलिक अधिकार क्या कहते हैं कि भाई साहब समाज के अंदर में इक्वलिटी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। ये अधिकार आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसीलिए स्कूल में जो भी आएगा या कॉलेज में जो भी आएगा उसको ड्रेस पहनकर आना चाहिए। ये बातें यहाँ पर बेसिकली कर्नाटक के अंदर स्कूल में बोली गई। और फिर जब कोर्ट में मैटर हो गया तो उसने भी इसको सही ठहराया कि जो हिजाब वगैरह जो भी आप लोगों को पहननी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बेसिकली जो कॉलेज स्कूल का कैंपस है उससे बाहर पहनना चाहिए। अब देखो ये ऐसे मैटर होते हैं, ये एक जगह रुकते नहीं है। अब लोगों को लगता है कि हमारी जो धार्मिक भावना है उनको आहत किया जा रहा है, तो यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर फिर जो है पहुंचा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में यहाँ पर ये मुद्दा पहुंचा तो यहाँ पर 2 जज की बेंच को बैठाया गया, ठीक है। एक तो हेमंत गुप्ता जी और दूसरे यहाँ पर जिनका नाम है सुधांशु धूलिया। तो यहाँ पर इन दोनों के द्वारा अपनी अपनी बातें यहाँ पर बोलेगी, यानी कि इनके द्वारा स्प्लिट वर्डिक्ट दे दिया गया। स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब ये होता है कि दोनों ने अपनी अलग अलग बातें कही, दोनों जो है वो एक पर्टिकुलर मुद्दे पर सहमत नहीं हुए, तो इसके चलते यहाँ पर दिक्कत क्रिएट हो गई। तो जस्टिस हेमंत जी हैं, इनके द्वारा यहाँ पर यह बोला गया कि हम लोग एक सेक्युलर देश के अंदर में रहते हैं, तो हमारा देश जो है वो बिल्कुल सेक्युलर देश है। कोई भी ऐसा सिंबल वियर करना, ठीक है, खासकर स्कूल के अंदर कॉलेजों के अंदर, तो वो सही नहीं है यहाँ पर। तो इन्होंने बोला कि हिजाब पर बेसिकली बैन रहना चाहिए, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने इस मुद्दे को लेकर बेसिकली आगे निकल कर आए, यानी कि जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोला है वो बिल्कुल सही है। और कर्नाटक हाई कोर्ट के जो वर्डिक्ट के खिलाफ जितनी पिटीशन गई है, जो भी कर्नाटक हाई कोर्ट के खिलाफ में जाकर बोला है, वो सारी पिटीशन इन्होंने कैंसिल कर दी। पर लेकिन जो सिद्धांशु जी हैं, इनके द्वारा क्या बोला गया, इनके द्वारा बोला गया यार देखो जो भी यहाँ पर कुछ पहन रहा है,
वो उसका खुद का फ्रीडम है, तो फ्रीडम ऑफ चॉइस उसकी होनी चाहिए। तो इन्होंने वो बात बोली, और उस फ्रीडम ऑफ चॉइस के अंदर में किसी को हम लोग फोर्स नहीं कर सकते कि तुमको क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। तो ये खासकर कुछ ऐसी भी बातें हैं कि एक तरीके से किसी पर्टिकुलर रिलीजन का पार्ट भी है, तो बिलीव भी हो गया और एक्सप्रेशन भी हो गया। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उस पर्टिकुलर पर्सन को अधिकार मिलता है कि वो अपनी चीजों को अपने हिसाब से एंजॉय कर सकता है। तो यहाँ पर जो सुधांशु जी ने ये बोला, तो यानी कि दोनों के द्वारा अलग अलग बातें बोली गई, और जो भी पिटिशन थी यहाँ पर कर्नाटक हाईकोर्ट के अंदर, इन्होंने उनको वैलिड करार दे दिया कि हाँ सही है। अब यहाँ पर ये मुद्दा आ गया पूरा, दोनों के द्वारा अपना अपना डिसीजन दे दिया गया। अब यहाँ पर जब इसका कोई स्प्लिट वर्डिक्ट आता है तो इसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं, एक जज कह रहे हैं हाँ ये सही है, एक जज कह रहे हैं ये गलत है। तो ऐसे टाइम पर फिर मुद्दा क्या होता है, ऐसे टाइम पर मुद्दा होता है कि अब यहाँ पर 3 जज की बेंच बैठेगी और वो इस पूरे मुद्दे को देखेगी कि क्या सही है और क्या गलत है, और दोनों के द्वारा जो बातें बोली गई है उसके बीच का कोई पाथ हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जब हम लोग रिलीजन के बारे में बात करते हैं तो आप लोग एक बात जरूर याद रखिएगा अपने देश में रिलीजन के बारे में, कि हमारा देश नॉर्मली हम लोग बोलते हैं सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री का मतलब क्या होता है, नॉर्मली यहाँ पर ये होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि जो भी गवर्नमेंट है वो रिलीजन यानी कि धार्मिक मामलों में कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, ऐसा नॉर्मली माना जाता है। पर लेकिन हमारा कंट्री को अगर सेक्युलर देखो तो हमारा सेक्युलर थोड़ा सा अलग है। यानी कि अगर आप लोग जाओगे फ्रांस के अंदर में, जो फ्रांस का सेक्युलर है और जो हमारे देश का सेक्युलरिज्म है वो थोड़ा अलग आप लोगों को नजर आएगा। और इसी के ऊपर यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा कि किस तरीके से आप लोग देखते हो फ्रांस के सेक्युलरिज्म को और इंडिया के सेक्युलरिज्म को। मेंस में क्वेश्चन पूछा था 1 या 2 साल पहले, पुराने क्वेश्चन देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। फ्रांस में क्या है, फ्रांस में बिल्कुल ये है कि वहां पर कोई भी किसी भी तरीके का हिजाब बुर्का कोई पगड़ी वगैरह बाहर आकर जो है वो उनको पहनना बेसिकली अलाउ नहीं करते हैं। क्यों, वो सबको कहते हैं कि हर एक इंसान जो है वो इक्वल है, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। पर लेकिन हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स इशू बन जाता है। हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है, जैसे कि अगर बात करें तो ईद की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी, होली की छुट्टी, ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें आप लोग बात करें। इसी के साथ में आप लोगों ने देखा होगा सरकार जो है वो सपोर्ट करती है अगर आप लोग यात्रा कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, जैसे कोई हज की यात्रा पर जा रहा है तो गवर्नमेंट वहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, आप लोगों ने ये चीजें देखी होगी। फ्रांस ये कहता है कि जो भी तुमको करना है वो अपने हिसाब से करो, कोई भी आपके रिलीजन के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, पर वो आप लोगों का प्राइवेट अफेयर है, वो पब्लिक में आकर आप लोग ये चीजें नहीं करोगे। हमारे देश के अंदर में क्या रहता है कि जैसे सिख कम्युनिटी के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो उनको देखोगे अगर आप लोग, तो यहाँ पर ये 5 चीज ऐसी होती हैं जो कि सिखिज्म की जो रिलीजन का इसेंशियल पार्ट मानी गई है, जिसमें जो केस यानी कि जो बाल होते हैं इस तरीके से आप लोग देखते हैं, उनको बांध के इस तरीके से रखना, बाल बड़े करना। कंघा आप लोगों को देखने को मिलेगा ये बालों के लिए। इसी के साथ में करा, जिसको कारा बोला गया है, तो ये एक देखने को मिलेगा। कृपान जो कि ये तलवार है, और जिसको यहाँ पर कछेरा यानी कि जो हाफ निक्कर है। ये 5 चीजें ऐसी हैं जो कि रिलीजन का पार्ट मानी गई है। यानी कि पार्ट 3 के अंदर जब आप लोग जाओगे संविधान के अंदर में, तो आर्टिकल 25 जो है, 25 से लेकर 28 तक राइट टू रिलीजन है। तो इसमें इस पर्टिकुलर मुद्दे के अंदर में राइट टू रिलीजन के अंदर में यहाँ पर इन 5 को इसेंशियल पार्ट यहाँ पर माना गया। तो ये जो इसेंशियल पार्ट माना गया, तो इसके चलते बोलते हैं कि हाँ ये जो है पार्ट है रिलीजन का, और लोग जो इसको फॉलो कर सकते हैं, इसको बैन नहीं किया जाएगा। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में सिख कम्युनिटी का अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो आर्मी के अंदर जाता है, एयरफोर्स के अंदर में जाता है, जहां भी जाए वो अपनी पगड़ी वियर कर सकता है, वो उसका अधिकार है, ठीक है। तो ये रिलीजन का पार्ट हो गया, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इसी को बोला जाता है। तो जब यहां पर मुद्दा देखा जाए कि क्या यहां पर जो अगर कोई कुछ इस तरीके से पहनता है वो सारा रिलीजन का पार्ट है, तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने बोला कि हिजाब जो है वो रिलीजन का पार्ट नहीं है। और हम क्या बात करें, इवन अभी ईरान के अंदर में इस मुद्दे को लेकर जो महिलाएं वो सड़कों पर आ गई कि हम लोग हिजाब क्यों पहने। इवन यहां पर कई सारी डेथ भी होती नजर आई, इंटरनेशनल बहुत बड़ा मुद्दा बन गया कि महिलाओं को सप्रेस किया जाता है हस्बैंड्स के द्वारा कि उनको हिजाब पहनने के लिए फोर्स किया जाए। जैसे हम लोग दुनिया में रहते हैं तो एक फ्रीडम चाहते हैं हर एक इंसान, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं, तो हमारे देश में जब हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो बेसिकली कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि एक तरीके से हम लोग सपोर्ट करें, कोई कैसा रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं उसके लिए माहौल बनाए, वो उसको एंजॉय कर सकते हैं। आप लोग अपने धर्म को प्रोपोगेट कर सकते हो, ये खुद आर्टिकल बोला जाता है 25 के अंदर, अगर आप लोग देखोगे कि अपने धर्म को प्रोपोगेट कर सकते हो। पर आप लोग बोलने लगो किसी को फोर्स कर कि यार मेरा धर्म अच्छा है कि तू मेरा धर्म ज्वाइन कर ले, तुम्हारे धर्म में तो ये दिक्कतें हैं, तो वो नहीं कर सकते आप लोग। यानी कि अपने धर्म के बारे में अच्छी चीजें बता सकते हैं, पर दूसरे के धर्म को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते आप लोग। इससे माहौल, एक से सौहार्दपूर्ण माहौल जो है समाज का वो खराब होगा।
और एक बात आप लोगों को देखने को मिलती है, सारे धर्म में बेसिकली कुछ ना कुछ आप लोगों को ऐसी चीज देखने को मिलती है जिसपे कई बार आप लोगों को कंट्रोवर्सी होती नजर आती है। रियलिटी में जो धर्म बनाया गया था उसमें आप लोगों को नॉर्मली ये कंट्रोवर्सी देखने को नहीं मिलती है। ये हमारा जो इंटरप्रिटेशन है उसको समझने का तरीका है, उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को ये टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती रहती हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एक इंसान है, वो एक इंसान के साथ में लड़ रहा था, यानी कि ए इंसान जो है वो बी इंसान के साथ में लड़ रहा था, ठीक है। तो बी इंसान ने बोला, मतलब इन दोनों की जो लड़ाई हुई वो पार्किंग को लेकर लड़ाई हो गई। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी थी, इसने बोला मैं खड़ा करता हूं, इसने बोला लड़ाई हो गई, ठीक है। तो यहां पर एक ने उसको थप्पड़ मार दिया, ठीक है। तो यहां पर तीसरा इंसान उसको खड़ा हुआ देख रहा था। तीसरा इंसान कहेगा भाई साहब, मतलब थप्पड़ मारा है थोड़ा सा। तीसरा इंसान किसी चौथे इंसान को बताएगा जाकर, अरे उस ए इंसान ने बी इंसान की भाई साहब जो धुनाई की लहूलुहान हो गया। उसने सी को बता दी यहाँ पर ये बातें, मतलब सी ने डी को बता दी बातें। अब डी इसको तीसरे के पास में जाएगा, वो कहेगा भाई साहब हॉस्पिटल में एडमिट हो गया और मरता मरता बच्चा, बोतल पे बोतलें चढ़ी जा रही हैं। मतलब हुआ कुछ नहीं था, हल्का सा थप्पड़ मार दिया और कहानी खत्म हो गई। वहां पर वो दोनों अपने घर चले गए, बेसिकली मामला सुलझ गया उनका, ठीक है। और यहाँ पर कहानी कुछ हो रही है, इंटरप्रिटेशन हो रही है। तो ऐसे ही टाइम टू टाइम जब चीजें आगे बढ़ती हैं तो ऐसा इंटरप्रिटेशन चलता है, तो उसका माहौल बन जाता है और ऐसे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर रिलीजन के अंदर में कई सारे ऐसे इश्यूज आप लोगों को टाइम टू टाइम यहाँ पर नजर आने लगते हैं। तो अभी जो यहाँ पर ये मैटर है, इसमें देखते हैं अभी क्या सॉल्यूशन यहाँ पर निकल कर आएगा। फिलहाल तो यहाँ पर बात की जा रही है कि एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा फोकस देना चाहिए, किसी भी बच्ची को जो है स्कूल में एंट्री करने से नहीं रोकना चाहिए। तो ये बातें थी। अब स्प्लिट वर्डिक्ट आ गया, इसमें आगे अब जो वर्डिक्ट आएगा उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पर दोनों ही चीजें अपनी जगह है। फाइनल वर्डिक्ट अब क्या आता है वो हम लोग देखेंगे। 2021 में ये मैटर स्टार्ट हुआ था। ये जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा इसको रिजर्व कर लिया था कि आगे इसके बारे में बात करेंगे और अच्छे से इसको डिस्कस किया जाएगा और जो भी मुद्दा होगा वो सामने निकल कर आएगा, ठीक है। वैसे अगर बात करें इससे पहले और भी डिसीजन आ चुके हैं, जैसे केरला हाईकोर्ट का था। यहाँ पर केरला हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया था सीबीएसई को कि आप लोग क्या करो, जैसे स्टूडेंट्स को एक स्कूल के अंदर में आ रहा है, ठीक है, तो वहां पर एक तरीके से फोकस ये रहना चाहिए कि ड्रेस कोड उसको फॉलो कराया जाए, ठीक है। पर लेकिन अगर कोई प्रैक्टिस है, किसी का एसेंशियल पार्ट है, जैसे आप लोगों को बताया मैंने अभी यहाँ पर सिखिज्म के अंदर में, तो फिर उसको उस तरीके से देखना चाहिए। इवन यहाँ पर एक केस ऐसा भी आप लोगों को देखने को मिला था जिसमें यहाँ पर दाढ़ी के ऊपर बात की गई थी। मुस्लिम कम्युनिटी की, एयरफोर्स में था वो पर्सन और उसने बोला था कि मैं दाढ़ी रखूंगा, मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ। तो वहां पर जब इसको एनालिसिस किया गया तो ये बोला गया कि मुस्लिम कम्युनिटी में दाढ़ी रखना एसेंशियल पार्ट नहीं है रिलीजन का, ठीक है। तो फिर वहां पर उसको भी अलाउ नहीं किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए स्लाइड हो जाती है राइट टू, जो यहाँ पर बेसिकली रिलीजियस फ्रीडम के बारे में, संविधान में इसके बारे में क्या क्या मेंशन है और कहाँ पे ये रखा हुआ है। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जाम के लिए ही आप लोगों को याद रखने हैं, ये तो आप लोगों को वैसे भी याद रखने हैं अगर आप लोग बेसिकली भारतीय नागरिक हैं कि संविधान आप लोगों के रिलीजन को कहां पर प्रोटेक्ट करता है। तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जब कोई आंसर राइटिंग आप लोग करते हैं तो वहां पर एक अलग ही लेवल निकल कर आता है जब आप लोग इन चीजों को मेंशन करते हैं। तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इसको जब आप लोग आंसर राइटिंग को करोगे तो अच्छे से आप लोगों को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझिएगा। तो ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट के आगे बेंच बैठेगी इसके ऊपर और इसके ऊपर डिबेट डिस्कशन होगा और चीजें निकल कर आएंगी, तो उसके बाद में और चीजें बढ़ेंगी। इवन मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर अगर आप लोग देखोगे जिस तरीके से यहाँ पर ये जो ऐसे नहीं कि पब्लिकली आकर तांडव जो डांस किया जाता था 2014 के अंदर में, इसको भी यहाँ पर 2004 के अंदर में फंडामेंटल राइट बताने से मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। बोला कि ये जो इस तरीके से पब्लिकली आकर ये सारी चीजें जो की जाती है तो ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर भी इसको यहाँ पर बेसिकली मना कर दिया गया था। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसको चेक करता है कि क्या फैक्ट है, क्या यहां पर ये सही है या फिर वो सही है। वो सारी चीजों को चेक करने के बाद में यहां पर डिसीजन देते हैं। ऐसे यहां पर देखते हैं आप लोग, यहां पर सिखिज्म के लिए यहां पर जो अलाउ कर देते हैं, पर लेकिन जब सेम काम यहां पर की जाती है, एक एयरमैन था जिसका नाम था यहाँ पर मोहम्मद जुबीर, तो उसको यहाँ पर दाढ़ी रखने से मना कर दिया। यहाँ पर आर्म फोर्स रेगुलेशन रूल 1964 के हिसाब से ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर वर्डिक्ट दिया था इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो टाइम टू टाइम ऐसी चीजें आई हैं कोर्ट के सामने, तो कोर्ट उनको एनालाइज करता रहता है और यही कोर्ट का काम भी है कि जो भी चीजें सामने आ रही हैं उसको देखेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। जो सही है उसको अलाउ कर देगा और जो गलत है यहाँ पर उसको बेसिकली साइड में करेगा और बोलेगा यहाँ पर ये चीजें होनी चाहिए, और फिर उसी को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि आप लोग याद रखिएगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करोगे और इसका आंसर दोगे। आर्टिकल 25 में ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 26 में, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, तो कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। तो ये आप लोगों को वीडियो को पॉज करके बताना है। अच्छे से पढ़ लीजिए आर्टिकल, और ये आर्टिकल तो डायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है, वीडियो को पॉज कर लीजिए। आंसर यहाँ पर आप लोगों को बी देखने को मिलेगा। यहाँ पर है सारी चीजें एक एक कर इसको मैच कर लेना आराम से बैठकर,
और एक थोड़ा सा सजेशन मैं यहाँ पर देना चाहूंगा, पॉलिटी के अंदर जब आप लोग जाओगे ना, पॉलिटी में काफी डिटेल में यहाँ पर फंडामेंटल राइट मैंने कवर कर रखे हैं, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में पूरा एक डिस्कशन मैंने कर रखा है काफी डिटेल में, तो उसको भी आप लोग जरूर देख लेना। उससे आप लोगों को बहुत सारा अलग से जिस्ट मिलेगा। एक स्टैटिक पोर्शन भी आप लोग काफी अच्छे से कवर हो जाएगा वहां पर, ठीक है। और बाकी जो भी वहां पर जाकर लेक्चर लिखता है उसके नीचे डन लिख दिया करो। बहुत सारे बच्चे जो है रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं, इसी तरीके से करते रहो यार, एग्जाम में बहुत अच्छे से फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा इन चीजों का, अगर रेगुलरली आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे तो, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल। बाकी आगे इसमें जब 3 जज की बेंच बैठेगी और जो भी मैटर होगा फिर से उसको डिस्कस कर लेंगे, और अच्छे से चीजें आप लोग को जानने को मिलेगी। एक छोटी सी बात और यहाँ पर, आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री को हम लोग सेक्युलर कंट्री बोलते हैं। जो वर्ड सेक्युलरिज्म है वो कहां पर लिखा हुआ है ये आप लोगों को बताना है। ये पार्ट 3 में लिखा हुआ है, प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, पार्ट 4 में लिखा हुआ है, या सिटीजनशिप में, कहां पर लिखा हुआ है ये सेक्युलरिज्म वर्ड? और क्या ये ओरिजिनली था हमारे संविधान में, या फिर बाद में इसको ऐड किया गया किसी संविधान में संशोधन करके? अगर ये भी बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है, ठीक है। तो देखता हूं कौन कौन सी आंसर देता है, और ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ा रखी है मैंने, तो जरूर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और फीडबैक दे दिया करो। आप लोगों को अगर कोई डाउट रहता है तो पूछ लिया करो, अगर डाउट नहीं रहता है तो अपना प्यार दिखाया करो, वीडियो को लाइक कर या फिर डिसलाइक कर बता सकते हो कि सर ये बात समझ में नहीं आई, इसको क्लियर कर देना। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें सारी आप लोग को एक एक कर एक्सप्लेन कर दी। कोई डाउट हो तो पूछना जरूर। दोस्तों, एक कहावत आप लोगों ने कई बार सुनी होगी कि जस्टिस इज डिले लाइक जस्टिस इज डिनाई, यानी कि अगर आप लोगों को न्याय मिलने में देरी हो जाती है तो वो न्याय नहीं रह जाता है। मतलब एक इंसान है, उसने किसी का मर्डर कर दिया है, मर्डर करने के बाद में उसको सजा सुनाई जा रही है, और उसको सजा सुनाते सुनाते जो है जिस डेट में मर्डर किया है उसके बाद में उसको 40 साल लग गए। 40 साल बाद उसको सजा मिल रही है और पता चला 5 साल पहले वो इंसान मर चुका है। तो फिर क्या मतलब है इस चीज का? तो इसका कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो इसीलिए कहते हैं जस्टिस जो डिले होता है इसका मतलब तो मतलब मिला ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि टाइम पर जस्टिस मिलना ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। तो ऐसे ही यहां पर बात करें, आप लोग को इन्फॉर्मेशन मांगने जा रहे हैं, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। तो हमारे देश में एक कानून है जिसको बोलते हैं आरटीआई। आरटीआई बोले तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप लोगों का अधिकार है कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले। इसके लिए हमारे देश में एक प्रॉपर कानून भी बनाया गया है। ये काफी बड़ी बात है अपने आप में कि एक कानून बनाना पड़ा लोगों को इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। मतलब नॉर्मली तो गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना कि कुछ भी है तो गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबली लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए कि भाई साहब आप लोगों का अधिकार है, आप लोगों को तो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। पर लेकिन गवर्नमेंट से जबरदस्ती लोगों को इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये फंडामेंटल राइट हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे, आप लोगों को जनरली स्टेट पीसीएस के अंदर और यूपीएससी के अंदर देखने को मिल जाते हैं स्टेटमेंट के तौर पर भी, ठीक है। बात की जा रही है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो यहाँ पर हमारे संविधान राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है यहाँ पर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मतलब कानून है ये, पर लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप लोगों को यहाँ पर इससे रिलेटेड कौन से आर्टिकल देखने को मिलते हैं ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। याद रखिएगा किस आर्टिकल के तहत आता है। 2 आर्टिकल है। एक तो आर्टिकल आप लोगों को पहले तो फंडामेंटल राइट में जाओ आप लोग पार्ट 3 में, तो वहां पर आप लोगों के लिए आर्टिकल 12 से लेके अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 यानी कि आर्टिकल 35 तक का आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पर वो ये है कि आर्टिकल 19 जो है ना वो किस बारे में बात करता है, याद आ रहा है कुछ? वो राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करता है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 का फर्स्ट जो आप लोगों को देखने को मिलेगा उसके अंदर आप लोगों के लिए निकल कर आता है। और इसी के साथ में राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो बात कर ली आर्टिकल 19 में, आप लोग अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कैसे कर सकते हो, यानी कि आपकी पर्सनल लिबर्टी, आप लोगों की लाइफ जो है उसके बारे में बात करें तो आर्टिकल 21 वो कब होगा? जब आप लोग किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। तो यहां पर बोला गया कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है उसके बारे में अगर बात करें वो फंडामेंटल राइट में इंक्लूड नहीं है, पर लेकिन ये प्रोटेक्ट किया जाता है यहां पर इन 2 आर्टिकल के द्वारा, ठीक है। यानी कि हमारे संविधान के अंदर इंक्लूड नहीं है राइट टू इंफॉर्मेशन, याद रखना। जब आप लोग अपने जो आर्टिकल पढ़ोगे जाकर फंडामेंटल राइट में तो वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। पार्ट 3 में जाओगे ना, फंडामेंटल राइट लिखे हुए आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक का, उसके अंदर में कहीं भी आप लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा। वहां पर राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू जो बेसिकली फ्रीडम ऑफ रिलीजन है जो भी बताया था, कल्चर के राइट है आर्टिकल 19 और 30 के अंदर में, राइट जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है आर्टिकल 32 में, राइट टू जो मैंने अभी इक्वलिटी बताया आर्टिकल 14 से लेके 18 तक का है, राइट टू फ्रीडम आप लोगों को 19 से लेके 22 तक देखने को मिलेगी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन खासकर जिसमें कई बार फोकस करता हूं 23, 24 में क्या आता है बताओ जरा।
बड़ा ही प्यारा सा आर्टिकल है वो, ठीक है। तो बच्चों को कैसे चाइल्ड लेबर से बचाना है उसके ऊपर फोकस करता है, ठीक है। आप लोगों को ये बताना है कल्चर के राइट कौन कौन से आर्टिकल में। तो यहां पर कहीं भी उस पार्ट 3 के अंदर में ये नहीं लिखा हुआ है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन फिर भी इसको यहां पर पावर दे रखी है कि प्रोटेक्ट किया जाएगा कि अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भाई साहब उस तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। तो इसलिए यहां पर कहते हैं कि नोट इंक्लूडेड एज ए फंडामेंटल राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स, एक तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसको यहां पर प्रोटेक्ट करता हुआ ये आप लोगों को नजर आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोग याद रखिएगा। ये कब का राइट है, अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे हमेशा याद आ जाता है। राजस्थान पीसीएस के अंदर में यहाँ पर ये प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और यूपीएससी के अंदर भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उन्होंने क्या पूछा था कि ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली सॉरी ये जो बेसिकली कानून है बनाया किस दिन गया था, इनेक्ट कब किया गया था, तो उसके लिए डेट पूछ ली गई। तो 15 जून 2015 में इसको बनाया गया, यानी कि डेट पूछ ली 15 जून, ठीक है। फिर पूछा यहाँ पर इसको असेंट कब मिली थी, यहाँ पर तो मिली थी 22 जून, ठीक है, 2005 में, ठीक है। फिर पूछा गया यहाँ पर कि बेसिकली यहाँ पर ये इंप्लीमेंट कब किया गया, तो यहां पर 12 अक्टूबर को इंप्लीमेंट किया गया। तो 15, 12, 22 ये डेट भी पूछ ली जाती है कई बार, अगर थोड़ा सा ज्यादा ही खुन्नस खाया हुआ इंसान को याद आता है, ठीक है। तो वो एक तरीके से गुस्सा निकालता है, बताओ क्या करेगा वो इनका। ये पूछे तो समझ में भी आ रहा है, कुछ अच्छी बातें पूछ रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें पूछ लेता, क्या ही कर ले ऐसे इंसान का, ठीक है। चलिए जो भी है उसकी जिंदगी है, उसका काम है। हमारे देश में 2005 में आया, पर लेकिन क्या इससे पहले कोई ऐसा कानून नहीं था। तो याद रखिएगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनाया गया था, जिसको ओएसए आप लोग बोलते हो। वो जो एक्ट है वो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा 1923 का, यानी कि अंग्रेजों के जमाने का जेलर है वो जो एक्ट बनाया गया था। तो पहले यहां पर ऐसा नहीं कि हमारे देश में कोई ऐसा कानून था ही नहीं, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यहां पर फॉलो किया जाता था, ठीक है। हालांकि अभी रिसेंटली राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को अमेंड किया गया जो कि 2019 में, तो अब अमेंडेड वर्जन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। कई सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि इनकी पावर छीन ली, बिल्कुल एक तरीके से नहीं, एक तरीके से इनका वधियाकरण कर दिया इस एक्ट का, यानी कि एक तरीके से इनके अंदर पावर ही नहीं रही है। तो ऐसी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन जो भी पावर है या फिर पावर नहीं है वो एक अलग बात है। अभी यहां पर ये बोला जा रहा है कि 3 लाख के करीब यहां पर काउंटिंग अगर बात करें, यहां पर जो आज के डेट में आरटीआई की जो प्ली पड़ी है लोगों की, यहां पर उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ये काफी ज्यादा खतरनाक है, जो कि सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब कानून बनाया गया था 2005 में, अभी हम लोग खड़े हैं 2022 में, ठीक है। तो अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर देखोगे तो 17 साल यहां पर इसको कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो 17 साल में अगर देखेंगे तो लगभग 3.25 लाख के करीब शिकायतें जो अपील हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो इस कानून को लाने का कोई मतलब रह गया कि लोगों की अपील जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है, पेंडेंसी केस इतनी ज्यादा हो गई यहां पर, तो ये सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। बोला जा रहा है कि बहुत सारे रीजन है इसके लिए। अगर आप लोग बात करोगे, एक तो यहां पर जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है उनकी पोस्ट कई बार खाली पड़ी रहती है, यहां पर उनको भरते ही नहीं है, ठीक है। हाईएस्ट नंबर अगर बात करेंगे आप लोगों को, ये अपील जो है वो महाराष्ट्र सबसे टॉप पर है, ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ही अपील, पहले नंबर पर महाराष्ट्र चल रहा है जो कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आप लोगों को देखने को मिलेगा, और तीसरे नंबर पर आप लोगों को कर्नाटक देखने को मिलेगा। ये टॉप 3 राज्य हैं जहां पर लोगों को इन्फॉर्मेशन से वंचित किया जा रहा है। आरटीआई के तहत उनकी जो एक तरीके से एप्लीकेशन है वो पेंडिंग पड़ी रहती है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर है, जो कि ये 3 राज्य याद रखिएगा। उसमें यहां पर एक शब्द यूज किया रहा है डिफॉन्ड, DEFUNCT। तो इसका मतलब होता है कि एक तरीके से मृत हो गए हैं इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। यहां पर बेसिकली यहां पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है वहां पर काम ही नहीं किए जा रहे हैं, और वुमेन की रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को ओनली 5% या फिर उससे भी नीचे देखने को मिलेगी, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी यहां पर पेनल्टी तरीके की इंपोज नहीं की जा रही है। पेंडिंग पड़े हुए केस पर कोई पेनल्टी नहीं लग रही है, इंसान पेनल्टी के नाम पे भी डरने लगता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा किसी को बोल दो कि एक तरीके से यहां पर ये टैक्स लग रहा है, वो टोल टैक्स से भी बचा बचा के लेने लगता है जरा सी देर में। आप लोगों ने चीजें देखी होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंसान जो है वो पेनल्टी से काफी ज्यादा डरता है यहां पर कि पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में जो केस का जो डिस्पोजल है उसका रेट तो काफी कम है। इसी के साथ में कई बार मिस इन्फॉर्मेशन भी हो जाती है, जो मांगी गई वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाती है लोगों को, ऐसी भी कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ई फाइलिंग फैसिलिटी जो है यहाँ पर वो सारे आरटीआई में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये भी दिक्कतें यहाँ पर निकल कर आती है। यहाँ पर लगभग बोला जाए कि ओनली 11 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर 29 में से जहां पर यहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है, ताकि लोग जो है फाइल ही नहीं करेंगे तो इन चीजें नहीं आएंगी, और चीजें नहीं आएंगी तो इनको आंसर नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, जिसके ऊपर फोकस देने की जरूरत है, वरना दिक्कतें काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, जिसके चलते आने वाले टाइम में प्रॉब्लम फिर देखने को मिल रही है। ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पर 2005 का कानून था और अभी रिसेंटली 2019 का जो कानून आया है उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है और इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है विल हैव द टेन्यूर ऑफ 5 ईयर।
सेंटर नोटिफाई करेगा कि उनका कितना टेन्योर है। आप लोगों को ये देखने को मिलेगा जैसे जैसे चीजें आप लोग पढ़ोगे, पहले पावर ज्यादा थी उसके हाथ में, अभी यहां पर उसको बेसिकली पावर कम करता हुआ यहां पर जा रहा है। पहले 5 साल फिक्स कर दिया, एक बार आ गया तो मजे लेके जाएगा अच्छे से एंजॉय करके, और यहां पर क्या हो गया, सेंटर डिसाइड करेगा। यहां पर बोला गया कि इनकी जो सैलरी है, खासकर सीसीआई की जो पे की जाएगी, वो इक्विवेलेंट रहेगी सेंट्रल आईसीएस और इसी के साथ में स्टेट के जो आईसीएस है, इक्वल टू किसके, यहां पर इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन है ना उसके, या फिर स्टेट की बात करें तो स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर। बोला गया सैलरी एंड अलाउंसेस जो है ऑफिसर की वो डिटरमाइन की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंगूठे के नीचे इनको ले जाकर रख दिया। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, मान लीजिए अब मैं कहीं पे जाके जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, और वहां पे वो बोलने लगे जिस इंसान के पास में मैं जॉब कर रहा हूँ कि भाई साहब देख यार वीर, अगर लेक्चर लेगा तो सैलरी मिलेगी, और लेक्चर नहीं लेगा तो सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। वो मुझे डेली ऐसी बातें बोलने लगे, ठीक है। और यहां पर लेक्चर के अंदर में मेरी जरा सी बुराई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मतलब एक तरीके से मेरी बड़ाई होनी चाहिए, कहीं पर बुराई करी तो पैसे काट लूंगा, ठीक है। अब आप लोग खुद सोचो, आप लोग क्या करोगे उस पोजीशन में आके। आप लोगों को भी घर चलाना है, आप लोगों के भी घर पे जो है परिवार है आप लोगों का, आप लोगों के भी कुछ खर्चे हैं, आप लोगों की भी जिंदगी चलनी है आगे। तो इस तरीके से आप लोग क्या करोगे, उस इंसान के हिसाब से काम करने स्टार्ट कर दोगे। तो ये कंडीशन क्या होगी, कंडीशन यहां पर ही होगी कि एक इंडिपेंडेंसी जो होती है ना वो नहीं यहां पर रह पाएगी। जैसे कि अभी मैं फिलहाल यहां पर बैठा हूं, एक गवर्नमेंट के कानूनों को ध्यान में रखते हुए बस बाकी जो भी मेरे मन में आता है मैं वो एक्सप्लेन करता हूं, अपने हिसाब से लेक्चर लेता हूं, जिस टाइम आता है उस टाइम लेक्चर लेता हूं। लेक्चर में कुछ ऊपर नीचे करना होता है, आगे पीछे कुछ लगाना होता है, वो अपने हिसाब से लगा लेता हूं। मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है, ठीक है। चाहिए 6 बजे लेकर आना है, 6:30 बजे, 7 बजे, मतलब मुझे किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, मेरी खुद के प्रति जवाबदेही है कि हाँ मुझे 6 बजे लेकर आना है। मेरे से कोई पूछने के लिए बैठा है क्या कोई मेरे सर पे, कि मेरा बॉस बैठा वो बोलेगा कि नहीं आज के बाद में यहाँ पे पढ़ाना छुड़वा दूंगा, तो वो कंडीशन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। तो ये रियलिटी क्या है, रियलिटी है कि इंडिपेंडेंट तरीके से जो इंसान काम करता है वो ज्यादा प्रोडक्टिवली काम कर पाता है, अपनी क्वालिटी के साथ में काम कर पाता है, और वो बिल्कुल रियल रहेगा वहां पर। वो किसी के प्रेशर में आकर अपने जो सही चीज है उसको नहीं छोड़ेगा, अपने जो उसने खुद की अपनी जिंदगी में जो उसने एक रूल और रेगुलेशन बना रखे अपनी खुद की जिंदगी में, उसने कुछ चीजें रख रखी हैं कि हाँ फॉलो करनी है, वो करेगा। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर इसको समझ सकते हैं। पेंशन की फैसिलिटी यहां पर अवेलेबल थी, वो भी यहां पर बेसिकली रिमूव कर दी, ऐसा यहां पर चीजें देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब ये कि कहानी खराब कर डाली यहां पर, एक पर्टिकुलर जो पोस्ट थी उनको बिल्कुल गवर्नमेंट के नीचे लेकर आ गए, तो इसके चलते काफी सारी दिक्कतें यहां पर देखने को मिलने लगी। इसीलिए बोला गया कि यहां पर ये बिल्कुल गलत है, ऐसे यहां पर चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में पूरे एक चैप्टर कवर हो रहा है आप लोगों का पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत का, अगर देखोगे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर 2005 में यहां पर लाया गया प्रोपर में। मेंबर कौन रहते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहते हैं, और नोट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी कि आईसी जो है वो 10 से ज्यादा यहां पर नहीं रहेंगे। अपॉइंटमेंट जो की जाती है यहां पर ये प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, इंटरेस्टिंग है, पर लेकिन प्रेसिडेंट अपने हिसाब से नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से करेंगे प्रेसिडेंट साहिबा, यहां पर परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन एक काइंड ऑफ रिकमेंडेशन आएगी, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन रहेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा वो रहेंगे, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि यहां पर नॉमिनेट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो सीधी सीधी बात है, 3 मेंबर की बॉडी रहेगी, अपोजिशन के लीडर रहेंगे। अपोजिशन की कौन सुन रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर और यहां पर जो भी मिनिस्टर होंगे वो डिसाइड करेंगे, उसको अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए कई बार ये रहता है कि यहां पर गवर्नमेंट के खिलाफ जाने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं, वो भी कंडीशन देखने को मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके बारे में बात करें, यहां पर एक तरीके से वो डिसाइड करती है वैसे, पर प्रिस्क्राइब किया गया कि 65 ईयर की एज यहां पर बोला गया है, ठीक है। तो यहां पर जो भी अर्लियर हो यहां पर जो डिसाइड करे, या फिर 65 ईयर की एज, नॉट एलिजिबल टू रीअपॉइंटमेंट, ये भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें यहां से निकल कर आ रही है, तो आप लोगों के सामने है। कल को अगर क्वेश्चन पूछे कोई आप लोगों से तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इवन प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी आप लोगों से डिस्कस करूंगा, और यहां पर 2018 में यूपीएससी ने मेंस का भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया। बोला गया कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज नॉट ऑल अबाउट द सिटीजन एम्पावरमेंट अलोन, यानी कि ऐसा नहीं कि सिटीजन एम्पावरमेंट के लिए, इट इसेंशियली एक तरीके से रीडिफाइन करता है द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यानी कि आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर डेली आपने बोला था कि वीडियो जो है 6 बजे लेकर आऊंगा, ठीक है, पर लेकिन कभी कभी जैसे आप लोगों ने देखा एक आध दिन जो है बीच में वीडियो थोड़ा लेट हो गई, तो उसके पीछे रीजन क्या है। तो मेरी अकाउंटेबिलिटी एक तरीके से आप लोगों के लिए होगी कि मैंने आप लोगों को बोला इस टाइम लेकर आऊंगा, पर लेकिन यार आज लेके नहीं आ पाया, क्योंकि प्रोसेसिंग में जो है इतना ज्यादा टाइम लग गया कि मैंने सोचा ही नहीं था कितना टाइम लग जाएगा, मतलब 3.5 घंटे प्रोसेसिंग में लग जाना। तो ये अपने ही आप में मेरे हाथ की बात नहीं रही, और ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इसके आगे कुछ कर पाऊं। मेरा काम रहता है लेक्चर को रिकॉर्ड करना, मतलब पीपीटी तैयार होगी, उसके बाद में लेक्चर रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद में डिकोड हो गया, और फिर लेक्चर अपलोड जब होगा, अब जैसे अपलोड करने स्टार्ट करूंगा मेरे हाथ में से कमांड चली जाएगी, ठीक है, फिर ये YouTube के हाथ में कमांड आ गई। अब YouTube इसको कैसे लेकर चल रहा है, तो वो चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसीलिए कहता हूं मैं, आप लोग जब फीडबैक देते हो ना,
उससे यूट्यूब को ये चीज़ों का पता चलता रहता है कि ये चीज़ें कैसी हैं, अच्छी हैं या फिर बुरी हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि लाइक, डिसलाइक, कमेंट, शेयर, ये 4 तरीके हैं यूट्यूब को अपनी बातें बताने के। तो इनको आप लोग यूज़ कर सकते हो ताकि यूट्यूब को पता चले कि लेक्चर अच्छे हैं और वो फिर इसको अच्छे से ट्रीट करे। वरना कई बार तो बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें कर देता है, बहुतों को नोटिफिकेशन नहीं जाता है लेक्चर का। वो क्यों नहीं जाता है? क्योंकि लेक्चर के नोटिफिकेशन यूट्यूब किसको देगा? जो कि वीडियो को लाइक कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसको पसंद आ रही है। तो जो पसंद आ रही है तो उसी को तो नोटिफिकेशन भेजेगा। अब जो कोई लाइक नहीं कर रहा है उसको नोटिफिकेशन को भेजेगा क्योंकि इसको पसंद ही नहीं आ रही है। मतलब यूट्यूब का एक पैटर्न रहता है कि वो चीजें उसी को सेंड करता है जो इंसान जो उस चीज को पसंद करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों को चाहते हैं कि आप लोग नोटिफिकेशन चाहिए तो ये काम आप लोग जरूर किया करो। और अगर ये नहीं करते हो तो फिर आप लोग टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाओ, वहां पर डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाता है। तो ये चीजें आप लोग फॉलो करो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कनेक्ट हो जाइए, सारी पीडीएफ भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है रेगुलरली। और कुछ बेसिक जो वीडियो बना रखी है वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ यहाँ पर, तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने 1,67,000 मेंबर जुड़े हुए हैं, आप लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। और जब आंसर राइटिंग की बात आए तो आंसर राइटिंग आप लोग जाकर यहाँ पर कर सकते हैं। रेगुलर बहुत सारे बच्चे आंसर राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी उसमें अपना पार्ट कर सकते हैं, अपना डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे का एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत कुछ चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी यहाँ पर। एक और इंटरेस्टिंग ग्रुप है यहाँ पर जहां पर आप लोगों को नोट्स मिल जाते हैं, थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर कुछ चीजें भी आप लोगों को मिल जाती है। और इंग्लिश को इंप्रूव करने के कुछ सेशन भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे, इसको भी आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेमेंट नहीं है। इसको अपनी लाइफ का पार्ट जरूर बनाइए ताकि आप लोग चाहते हो अपनी स्टडी को एक सही डायरेक्शन देना, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूंगा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को जो अपॉइंट किया जाता है तो रिकमेंडेशन कमिटी में कौन कौन है यहाँ पर, तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, यूनियन जो एक तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर जो कि नॉमिनेटेड किए जाते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों को जरा सा नहीं कहते एक डायलॉग है ऐसे करते हैं, जरा सा छू के निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा ही क्वेश्चन है कि जरा सा छू के निकल गया, प्राइम मिनिस्टर की जगह प्रेसिडेंट लिख दिया। आप लोग खुद सोचो, ऐसी ऐसी गलतियां अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी तो हो गया काम। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर ए हो गया। इसलिए कहता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, कई बार क्वेश्चन को ध्यान से न पढ़ना ये खामियाजा भुगतना पड़ जाता है, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बात की जा रही है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में, तो बोला गया कि इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। दूसरा बोला गया कि टेन्यूर जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंटिल द अटेन की जाती है 65 एज विच इज ईजियर, ठीक, विच इज अर्लियर। ओनली जो मेंबर है आर एलिजिबल टू अपॉइंटमेंट एज ए चेयरमैन, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है इस तरीके से भी। अभी मैंने आप लोगों को बताया, वीडियो को पॉज करके आंसर दे लिया करो मेरे दोस्त, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर देख लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने आप लोग क्या बताया कि अपॉइंटमेंट री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट ऊपर वाली सही है और ये स्टेटमेंट गलत है, आंसर बी हो गया। डिटेल में आप लोगों को सारी चीजें अभी पढ़ाई है। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी देना, आंसर राइटिंग में आप लोग जितना अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे उतना ही ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक लक्ष्मीकांत का चैप्टर आप लोगों को तैयार हो गया यहाँ पर, ठीक है। जाकर आप लोग देखिएगा, काफी सारी चीजें हैं, हल्का सा उसको रिवाइज कर लेना, बस आप लोगों का पूरा चैप्टर तैयार। वो भी एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, वो भी अमेंडमेंट के साथ में। अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ वो भी आप लोगों को बता दिया सारी चीजें, और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दिया, आंसर राइटिंग भी हो गया। तो इस तरीके से टॉपिक तैयार करोगे तो आप लोगों के हाथ से कुछ नहीं छूटेगा। अब किसी को पढ़ा भी सकते हो आप लोग ये चीजें, है कि नहीं? तो ऐसी चीज तैयार करो, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने चीजें सीखी होगी और फीडबैक जरूर दे दिया करो, जहां डाउट होता है उसको पूछ लिया करो, ठीक है। ये जो आर्टिकल है इतना ध्यान से सुनना है, इतना ध्यान से सुनना है, मतलब जितना ध्यान से सुन सकते हो उतना ध्यान से सुनना है, ठीक है। क्योंकि जब बात आती है देश के बारे में तो वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती है कि जिससे क्वेश्चन भी बनता है और अपने देश के बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए। भारतीय नागरिक हो यार, इतना तो कम से कम आप लोगों को अधिकार है कि अपने देश के बारे में जानो भी और उसको दूसरों तक एक्सप्लेन भी करो। बात करेंगे लॉजिस्टिक के बारे में, शब्द क्या है वो सारी बातें बाद में करेंगे, पहले न्यूज़ देख लेते हैं अभी न्यूज़ क्या है। और इसके अंदर एक तो ये न्यूज़ हो गई, एक और न्यूज़ होगी जो कि मैं कंबाइन कर डिस्कस करूंगा, तो आप लोगों का थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, जिसमें करंट और स्टैटिक पोर्शन हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। क्वेश्चन भी होंगे तो क्वेश्चन भी आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं अच्छे से। पहले यहाँ पर इस न्यूज़ को समझ लेते हैं। बात की जा रही है 15 स्टेट जो हैं वो अचीवर बन गए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अंदर में। तो जो इंडेक्स वगैरह रिपोर्ट वगैरह जो होती हैं उसका आप लोगों का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात की जा रही है LEADS, फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। तो ये जो रिपोर्ट है ये पूछ ले कि रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है,
तो सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछ गया पहले तो आप लोगों से। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसके मिनिस्टर कौन है, तो ये आप लोगों को बताना है। मुझे बता दो यार, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी बताना जरूर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा यहाँ पर ये रिलीज की जाती है डिफरेंट स्टेट के लिए जो रिपोर्ट होती है यहाँ पर ये, और इसमें बेसिकली ये रहता है कि बताया जाए कि अच्छा ये ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि जो स्टेट है वो और अच्छे से काम करना यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी यही बताया गया कि लगभग जो 15 स्टेट हैं उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी शानदार देखने को मिल रही है। तो एक अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। हमारे देश के अंदर में जब ऐसी परफॉर्मेंस आती है तो इससे काफ़ी फायदा यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, जो शब्द यहाँ पर जो यूज किया जा रहा है यहाँ पर, जो आप लोगों के लिए जो यहाँ पर ये रिपोर्ट आ रही है जिसको लीड्स बोलते हैं, तो इसमें क्लासिफिकेशन किया जाता है कि कौन तो अचीवर है। ठीक है, जिसने 90% से ऊपर अचीव कर लिया। जैसे मैं बोलता हूं कि जब आप लोग अपनी प्लानिंग करते हो कि आज का दिन कैसे यूटिलाइज करना है, और शाम तक जाकर आप लोगों को ये देखना है कि कैसा दिन आप लोगों ने यूटिलाइज किया है, तो आप लोगों को ये देखना है कि अगर आप लोग लगभग 75 से लेके 80 तक अगर आप लोग डेली का टारगेट अचीव कर रहे हो तो बहुत ही सही डायरेक्शन में आप लोग चल रहे हो। ठीक है, यानी ये कल डिसाइड किया था ये करना है और आज ये कर लिया, तो इसका मतलब शाबाशी देनी है आप लोगों को अपने आप को, होने के पीठ थपथपानी है अपनी खुद से ही। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, इससे मतलब है कि आप लोगों ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस अपनी रखी है। इसलिए कहता हूं कि शाम को बैठकर एक बार अपना देख लिया करो कि आज क्या क्या आप लोगों ने किया है। अगर खुद के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना स्टार्ट कर दोगे ना, तो जिंदगी में मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं यार, किसी और इंसान की आप लोगों को कभी उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। आप लोग क्या डिसाइड कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, एक बार इसको इंप्लीमेंट करके देखना। ठीक है, फास्ट मूवर जो होते हैं वो कि 80 से 90% अचीव कर चुके हैं, और एस्पायरेंट जो बेसिकली एस्पायरेंट है ये, ठीक है, तो एस्पायर कर रहा है तो बिलो 80 आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये इस कैटेगरी में यहाँ पर बेसिकली डिवाइड किया गया। और जो ये LEADS है यहाँ पर, ये सर्वे जो है ये PM गति शक्ति जो नेशनल मास्टर प्लान है और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के साथ में असिस्टेड किया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कि एक तरीके से मिलकर यहाँ पर काम किया जाता है। कैटेगरी वाइज अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे कैसे राज्यों ने कैसे परफॉर्मेंस दी। और यहाँ पर जैसे कि लैंडलॉक स्टेट है, कोस्टल स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन है और यूनियन टेरिटरी है। तो ये 4 कैटेगरी में यहाँ पर रखा गया। सबसे बड़ी बात क्या है, जो लैंडलॉक राज्य है अगर उसको कोई सामान अंदर से लेकर बाहर तक आने से, मध्य प्रदेश है, उसको कोई सामान अंदर से लेकर बाहर तक आना है और फिर यहाँ से उसको सामान को भर के बाहर बेच के आना है, तो उसमें ज़्यादा टफ रहता है। जबकि अगर महाराष्ट्र से बोला जाए तो फटाफट यहाँ से लेकर उसको बेच देगा ले जाकर। तो ये भी दिक्कत देखने को मिलती है कि कई सारे राज्य पास होते हैं। तो यहाँ पर फास्ट मूवर, अचीवर और एस्पायर जो है उसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया। आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन में दूंगा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। इस स्लाइड को थोड़ा सा पोज करना है आप लोगों को, और यहाँ पर ये देखना है कि आप लोगों का राज्य जो है वो कैसी कैटेगरी में है। लैंडलॉक है, कोस्टल एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का या फिर यूटी है, पहले तो आप लोगों को ये चेक करना है। फिर यहाँ पर ये देखना है ये यहाँ पर अचीवर है, फास्ट मूवर है या फिर एस्पायर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें से आप लोगों को चूज करना है आप लोगों का राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सी है। तो इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। ये ऐसी चीजें आप लोगों से अक्सर इंटरव्यू में पूछ ली जाती है, खासकर जब नेशनल लेवल की कोई चीज होती है तो स्टेट लेवल पर उससे यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहता हूं हमेशा इसके बारे में ध्यान रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। एक और छोटी सी ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो याद रखिएगा ये डेवलप किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, और इसके ऊपर 6 डायमेंशन रखी गई है कि यहाँ पर एफिशिएंसी क्या है, क्लियरेंस देने में कितनी जल्दी यानी कि ऐसा झट मंगनी फट गया वो वाली बात हो गई। तो इसका मतलब है कि अच्छे से काम कर रहे हैं भाई साहब, लग कर। ठीक है, दूसरा यहाँ पर रहता है कि क्वालिटी ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट कैसी है। आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर मुझे अभी भी याद आता है जब गांव से हम लोग अपना जो बेसिकली तहसील में जाया करते थे वहां पर पढ़ाई वढ़ाई करने अपना उस तरीके से। ठीक है, उन्हें ट्यूशन व्यूशन करने चले गए, स्कूल तो गांव में था पर लेकिन गांव में कुछ चीजें मिलती नहीं थी। तो एक जुगाड़ होता है, जुगाड़ देखा है, किस किसने जुगाड़ देखा है उस जुगाड़ पे कई बार तो ऐसा था कि पीछे लटक के जा रहे हैं, कई बार छत पे बैठ के जा रहे हैं, और फिर आगे चल के तो खैर साइकिल ले ली थी, लगभग 8 से 8.5 किलोमीटर पड़ता है, तो फिर साइकिल पे जाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा सही रहेगा, कम से कम डेली लटक के नहीं जाना पड़ेगा और अपना एक्सरसाइज भी अपना चलती रहेगी। ठीक है, तो कंडीशन रहती है। तो ट्रांसपोर्टेशन की जब व्यवस्था अच्छी नहीं होती है तो आप लोगों ने देखा होगा, चलो हम तो कहना लड़के थे, उन्हें मुस्टंडे थे, चलो लटक कर चले गए। अब सोचो जो लड़के होंगी, कई सारे लोग उनको भेजते नहीं थे क्योंकि यहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन है, आने जाने की फैसिलिटी अच्छी नहीं है। तो जहाँ पर फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती है वहाँ पर एजुकेशन भी आप लोगों को हैम्पर होती हुई नजर आएगी। तो ये मुद्दा आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर एक देखने को मिलता है ईज ऑफ अरेंजिंग कॉम्पिटेटिवली। ठीक है, कैसे एक कॉम्पिटेटिव प्राइस देखने को मिलती है, वो भी यहाँ पर काफी एक तरीके से डिपेंड करता है। इसी के साथ में यहाँ पर कॉम्पिटेंस और क्वालिटी ये काफी जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेटर, कस्टम ब्रोकर, मतलब क्या क्या उसमें से बिचौलिया कौन क्या कर रहा है, वो सारी चीजें। एबिलिटी टू ट्रैक, क्या अपना कंसेंटमेंट आप लोग ट्रैक कर पा रहे हो,
जैसे आप लोगों ने देखा हो कुछ परचेज करते हो तो ऑनलाइन आप लोग उसको ट्रेस कर पाते हो, तो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, टाइमलाइन शिपमेंट के बारे में बात की जा रही है कि अपने डेस्टिनेशन पर जो रीच हो रहा है तो किसने शेड्यूल या फिर एक्सपेक्टेड किया था डिलीवर टाइम पे वो सारी चीज जा रही है। तो मतलब कोई देश कैसे शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है वो यहां से पता चलता है। आप लोगों को बता दूं, हमारी कंट्री का बाहर से जितना भी माल आता है मैक्सिमम यहां पर श्रीलंका आप लोगों को उतरता हुआ नजर आएगा। पहले यहां पर बड़े जहाज से यहां पर श्रीलंका में उतरता है, फिर छोटे छोटे जहाज में हम लोग भरकर उसको अपने देश में लेकर आते हैं। अब इस मुद्दे को हटाने के लिए हम लोग अपनी कंट्री में पोर्ट डेवलप कर रहे हैं ताकि इस तरीके की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, वरना टाइम भी ज्यादा लगता है और ऊपर से हमारा पैसा भी लगता है। हमारी रैंक यहां पर इसमें आप लोगों को लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 44 है यहां पर 2018 का, जो यहां पर लेटेस्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये कंडीशन है, तो इसके ऊपर काम करना काफी जरूरी है। शानदार परफॉर्मेंस कौन है अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो देख सकते हैं, जैसे कि जर्मनी हो गया, स्वीडन हो गया, बेल्जियम हो गया, ऑस्ट्रिया, जापान, ये शानदार परफॉर्मेंस स्कोर करते हुए आप लोग यहां पर नजर आएंगे। हम लोग बहुत पीछे हैं। अपनी जीडीपी का ये माना जाता है कि लगभग हम लोग 13 से 14 या फिर 15% भी कई बार बोल देते हैं अपनी जीडीपी का हम लोग सामान को लाने ले जाने में ही खर्च कर देते हैं यार, समझ रहे हैं। इसका भाव, इसका किसके ऊपर, इसके ऊपर भाव, इसका एक तरीके भार पड़ता है, फिर वो पड़ता है सिटीजन के ऊपर। तो वो सारी चीजों को यहां पर रोकने की कोशिश की जाती है, इसलिए यहां पर इन चीजों के ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है, अगर बात करें तो इसके ऊपर अगर अच्छे से अगर चीजों को आप लोग देखोगे, हमारी कंट्री की रैंक के कंपेयर में अगर कंट्री रैंक अगर और दूसरी कंट्री के साथ में कंपेयर करोगे तो यहां पर देखते हैं हमारी रैंक फिर भी पड़ोसियों के कंपेयर में काफी एक अच्छी रैंक भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो सारे हैं यहां पर इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। कल को कोई क्वेश्चन पूछ ले तो जितना माइंड में क्लैरिटी रहेगी उतना ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने काफी डिटेल में, यहां पर अभी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया यहां पर कि क्या की डायमेंशन है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। तो 4 डायमेंशन है और आप लोगों को चूज करनी है। इफिशिएंसी ऑफ द क्लियरेंस प्रोसेस पहला, एबिलिटी टू ट्रेस एंड ट्रैक, बेसिकली ट्रैक एंड ट्रेस द कंसाइनमेंट। तीसरा, ईज ऑफ अरेंज कॉम्पिटिटिवली एंड प्राइस शिपमेंट। इसी के साथ में कॉम्पिटेंस एंड द क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक सर्विस। सही क्या है, ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। अभी डिटेल में ये सारी चीजें बिल्कुल आप लोगों से डिस्कस की है, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस होगा ना वो काफी डिटेल में आप लोगों को यहां पर लॉजिस्टिक के बारे में बताने वाला है, एक एक बातें, और एक मेंस का क्वेश्चन भी होगा। तो दोनों आर्टिकल कंबाइन कर आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। और मैं आप लोगों को बोल रहा हूं यहां से इंटरव्यू के अंदर भी, मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी, और आप लोगों के लिए एक तरीके से प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इस तरीके से चीजें सारी आप लोगों की क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा, डाउट हो तो फिर पूछना है, डाउट लेकर बिल्कुल नहीं जाना है साथ में। ठीक है, ये तो हर जगह कवर किया गया, लिटरली आप लोग जाकर चेक करोगे हमारी कंट्री में अभी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लेकर आई गई है। तो सबसे पहले तो यहां पर जो सबसे ज्यादा दिक्कत पड़ रही है, ये शब्द कई बार कई सारे लोगों को दिक्कत पड़ देता है। ये लॉजिस्टिक का मतलब क्या है, मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो तामझाम, यानी कि जो भी आप लोगों को सामान लाना है, ले जाना है, बेचना है, तो उसमें पूरा जो प्रक्रिया चाहिए वो लॉजिस्टिक है। ठीक है, आप लोगों को जैसे एग्जाम निकालना है, ठीक है, तो आप लोगों के पास में जो भी रिसोर्सेज है इनका आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए लॉजिस्टिक का काम करेंगे, आप लोगों को एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए। तो ये इस तरीके से लॉजिस्टिक शब्द यूज किया जाता है। वैसे लॉजिस्टिक का मैंने मीनिंग भी यहां पर डाला है, लॉजिस्टिक को यहां पर संभार तंत्र बोला गया हिंदी में, जब मैंने गूगल ट्रांसलेशन किया इसका। ठीक है, तो बिजनेस अगर आप लोग करना है तो लॉजिस्टिक का एम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना, सप्लाई करना और डिलीवर करना गुड्स को, यानी कि जो भी सामान होता है। जैसे मैंने बोला अभी फ्लिपकार्ट और ये अमेजन, ये मिंत्रा, ये सब जो इनकी सेल चलती है, तो ये सामान लाना ले जाना जो आप लोगों को पहुंचाते हैं सारी चीजें, तो कहीं पर स्टोर भी करते होंगे, तो वो स्टोर करना फिर आप लोगों तक पहुंचाना, ठीक इस तरीके से। तो पूरा सिस्टम जो प्रक्रिया काम चलती है ये लॉजिस्टिक में आता है। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले कि हमारी कंट्री में जो गति शक्ति, जो मास्टर प्लान यहाँ पर लाया गया, ये पूरा काम लॉजिस्टिक के ऊपर कर रहे हैं। कोई भी चीज अगर आप लोग कहीं लानी ले जानी है तो एक बात तो आप लोगों को याद होनी चाहिए कि हमारे पास में 4 ट्रांसपोर्ट के मीडियम है। सबसे नॉर्मल जो आप लोगों ने सुना है, जो आप लोग हर टाइम देखते हैं, वो है रोडवेज। कहीं भी सामान ले जाना है, इवन आप लोगों को रूम का भी सामान शिफ्ट करना है कि हाँ आज यहाँ रूम है, कल को वहां पर जाकर रूम लेना है, तो आप लोग क्या करोगे, कोई छोटा हाथी लेकर आओगे, ठीक है, कोई ऑटो लेकर आओगे, ऐसा भी हो सकता है कोई रिक्शा लेकर आ जाए, उसमें सामान रख कर ले जाए। ठीक है, एक दोस्त था उसका रूम उसने चेंज करना था, एक अंकल था उसके साथ बहस हो गई, तो उसके पड़ोस में दूसरा रूम लेना था, तो रिक्शा वाले अंकल को उठा के लाया, रिक्शा वाले अंकल के पैर में चोट लगी तो बोला कि रिक्शा दे दो थोड़ी देर के लिए मेरे से 50-100 रुपये आप ऐसे ले लेना। ठीक है, तो सामान रख के अपना कराया काम, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो रोडवेज से सामान ले जाना जो है वो आप लोगों को जो जितना महंगा पड़ता है, अगर इनकी नंबरिंग करने के लिए आ जाए तो वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे ज्यादा सस्ता अगर सामान कहीं ले जाना है तो वो पड़ता है वाटरवेज से, पहला नंबर सबसे सस्ते में आता है वाटरवेज पर।
जहां से आप लोग सामान आसानी से ले सकते हैं और यहाँ पर खर्चा काफी कम आता है। ठीक है, दूसरा जो सबसे कम खर्चा आता है वो आता है रेलवे के अंदर में। रेलवे के ऊपर भी आप लोगों ने देखा होगा मालगाड़ी चलाई जाती है बकायदा इसी काम को करने के लिए। तीसरा जो सबसे जो कम खर्चा है तीसरे नंबर पर वो है यहाँ पर रोडवेज। रोडवेज से महंगा पड़ता है और भाई साहब यहाँ से तो सोचिए मत लेना, हवाई वे से यहाँ से तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही होंगी वही जाती हैं फिर। ठीक है, तो चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यानी कि इस तरीके से पूछना कि यहाँ पर जिस भी कंट्री का जो वाटरवेज जो शानदार तरीके से डेवलप है उस कंट्री का सामान को लाने ले जाने का खर्चा जो है काफी कम है। आप लोग बोलोगे सर इसका हमको क्या फायदा है, हमको क्यों बता रहे हो राम कहानी ये कथा। इसके पीछे आप लोगों का फायदा ये है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर सामान है। ठीक है, आप लोगों को मैं मैप पे लेकर चलता हूं। एक पर्टिकुलर सामान है, हम लोगों ने यूएसए से लिया और यूएसए से हम लोगों ने हवाई जहाज में लिया, शानदार तरीके से डिलीवरी मार दी इंडिया के अंदर में। ये लाने के लिए जो यहाँ पर एयर ट्रैफिक फ्यूल जो आप लोग यहाँ पर यूज करोगे, एयर टर्बाइन फ्यूल है जो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसकी कीमत जो है वो काफी ज्यादा महंगी है। ठीक है, तो इसका मतलब काफी ज्यादा महंगी जब यहाँ पर ये हो गई तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि अब जनता से यहाँ पर इसका जो है खर्चा निकाला जाएगा। ठीक है, मतलब जो एरिया नहीं सॉरी इसको एविएशन बोलेंगे। ठीक है, एविएशन फ्यूल प्राइस आप लोग बोल सकते हैं, बेसिकली आप लोग एविएशन फ्यूल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो एटीएफ जो है यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर एविएशन टर्बाइन फ्यूल नॉर्मली शब्द यूज किया जाता है इसके लिए। ठीक है, जो एग्जैक्ट वर्ड है जो आप लोगों को बता रहा हूँ एविएशन टर्बाइन फ्यूल बहुत ही महंगा होता है, हवाई जहाज में यूज किया जाता है। अगर उसी सामान को हम लोग पानी से लेकर आएंगे, आराम से घूमते फिरते आएंगे अपना चाट पकौड़े खाते हुए मजे में, ठीक है, तो यहाँ पर ये काफी सस्ता पड़ेगा। तो वो सामान जो यहाँ पर आएगा उसका बोझ, उसका इन्फ्लेशन का प्राइस जो है वो जनता के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ये सही तरीका यहाँ पर रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर रहता है कि यहाँ पर पानी के थ्रू सारा माल मसाला लाया जाता है। इसी के ऊपर काम करने के लिए हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ये अभी लॉन्च की गई है दिल्ली के अंदर से, और इसका टारगेट ये है कि जल्दी से जल्दी हम लोग को इस फील्ड में काम करना है। मतलब क्या, जल्दी से जल्दी काम करना है। कुछ महान विज्ञानियों के द्वारा यह बात बोली जाती है कि अगर हम लोग अपनी कंट्री में लॉजिस्टिक के ऊपर काम करते हैं तो मोटे मोटे तौर पर आज के डेट में हमारी जीडीपी का 14% यानी कि 14% जो है हम लोग सामान को लाने ले जाने में खर्च कर देते हैं। चाइना ये 10% के करीब करता है। तो सोचो हम लोग अगर घटाकर इसको नीचे ले आए तो कितना ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। यूएसए तो और भी नीचे आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा जो इससे भी कम खर्चा करता हुआ यहां पर नजर आता है। यानी कि अगर जीडीपी का इतना सारा खर्चा जो है आप लोग इन्हीं चीजों में कर पा रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा। तो जरूरी है कि आप लोगों को इनको सॉल्यूशन में आप लोगों को लाना पड़ेगा। जो ये चीजें हम लोग इस तरीके से खर्च कर रहे हैं तो इतना ही बर्डन जो है वो फिर हमारी जनता पर पड़ेगा। तो जनता का बर्डन अगर आप लोगों को रोकना है तो इसका सीधा सीधा मतलब मैंने क्या बताया, इसका मतलब है कि लाने और ले जाने का खर्चा आप लोग कम करना पड़ेगा। यूएसए में लगभग आप लोगों को 8% के करीब देखने को मिलेगा। तो सोचो हम लोग अगर 8% पर अपनी कंट्री का लेकर आते हैं तो कितना ज्यादा फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। तो जो पॉलिसी है इसका कुछ नजारा ऐसा है, यहां पर ये ई बुक है इस नेशनल पॉलिसी की। ठीक है, गति शक्ति यहां पर ऊपर लिखा हुआ है और ये पूरा यहां पर खाका आप लोगों को देखने को मिलेगा। रिड्यूस करना है कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक। ठीक है, ग्लोबल जो बेंचमार्क है उसमें लेकर आनी है, ये 2030 तक का टारगेट लाया है। परफॉर्मेंस जो इंडेक्स भी आप लोगों को यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2000 जो यहां पर 30 तक का 25 पर लेकर आना है। अभी काफी नीचे हम लोग चल रहे हैं। इसी के साथ में यहां पर ये काफी शानदार तरीके से हम लोग चीजों को एफिशिएंट लॉजिस्टिक इकोसिस्टम तैयार करना है। तो इसमें आप लोग देखते हैं अलग अलग एरिया में सामान को लाने ले जाने की बात यहां पर की जा रही है। तो इससे हमारे देश में काफी ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर इसके ऊपर हम लोग प्रॉपर वे में काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये नेशनल लॉजिस्टिक जो पॉलिसी है इसी के ऊपर यहां पर काम करने की बात की जा रही है। और बार बार पीएम गति का इस्तेमाल इसमें इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत सारी चीजों में गति देगा। जैसे रोडवेज की कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, रेलवेज की कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। ठीक है, एयरपोर्ट, हेलीकॉप्टर, हेलीपोर्ट, ये सारी चीजें, ट्रांसमिशन नेटवर्क शानदार तरीके से, 4G कनेक्टिविटी, अब तो 5G की बात चल रही है, रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये सारे वो एरिया है जो कि एक बेस प्रोवाइड कराते हैं किसी भी चीज को। सोचो 5G की कनेक्टिविटी आ गई इंटरनेट की तो कितनी सारी चीजें और स्पीड में चलना स्टार्ट हो जाएंगी, इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को बताऊं कई बार ना बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, जैसे कि कई बार इंटरनेट की प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो बहुत सारे इश्यू निकल कर यहाँ पर आ जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मैंने कहा वीडियो का पता नहीं क्या होगा, टाइम पर पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो फिर भी ताम झाम छोड़ के आप लोगों तक टाइम पर चीजें पहुंचाई जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर कल को पता चल गया मुझे कि भाई साहब 5G सर्विस आ रही है और मुझे बस 3 मिनट लगेंगे वीडियो को अपलोड करने में, तो एक तरीके से कम मैं पूरा टाइम जो है दूसरी चीजों में लगा पाऊंगा कि हाँ मुझे पीपीटी बनाने में इतना टाइम लगाना है, वीडियो को रिकॉर्ड करने में इतना टाइम लगाना है, अपलोड करने में इतना टाइम बनाना है। कम से कम मुझे पता है कि वहां पर टाइम खर्च नहीं होगा। तो ये सारी चीजें यहां पर सोचने वाली है।
ठीक है। तो इसके ऊपर काम करेंगे तो काफी सारी चीजें यहाँ पर सुधरती हुई नजर आएंगी, और उसी के ऊपर काम करने के लिए यहाँ पर ये पॉलिसी हमारे देश के अंदर लेकर आई जा रही है। और ऐसा नहीं कि हमारे देश के अंदर ये पॉलिसी देखने को मिलेगी, दुनिया भर की कंट्री जो है वो इस फील्ड में काम कर रही है शानदार तरीके से, ताकि इस चीजों को निपटाया जा सके सही तरीके से। और इनके ऊपर जितनी डिपेंडेंसी रहेगी उतनी, देखो एक तरीके से खर्चा तो उतना ही होने वाला है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। पर लेकिन प्रोडक्ट को लाने ले जाने में अगर खर्चा हम लोगों ने कम कर लिया, स्टोर करने में खर्चा कम कर लिया, तो कितना अच्छा यहाँ पर इंपैक्ट पड़ेगा लोगों के ऊपर, उनको इसके चलते दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी, ठीक है। पांचवी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है यार, कुछ तो काम इसमें करना पड़ेगा ना, तो इसके चलते यहाँ पर ये सारी चीजें बोली गई हैं। बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर कि कैसे कैसे हम लोग अभी चीज़ों को डिजिटलाइज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखी। डोमेस्टिक से हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ें किस तरीके से कॉम्पिटेटिव चीज़ें वो आप लोग देखते हैं, नहीं एक तरीके से कि हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट हम लोग कैसे यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, तो उसको कम करना चाहिए हम लोगों को। लॉजिस्टिक कॉस्ट मैंने बोला अभी 14 है यहाँ पर, ठीक है, तो 14 से 18 के लगभग है, 8 तक उसको लेकर आना है 2030 तक का। करंट यहाँ पर 16 आप लोगों इसके बीच में देखने को मिल रही है। पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आने वाले टाइम में टॉप 10 पर पहुंच जाते हैं यहाँ पर लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2030 तक का, तो क्या दिक्कत है। आज की डेट में कितने 44 पर बैठे हुए हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रैंकिंग है जिसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके चलते हम लोग को एक प्रॉपर एक सिस्टम, एक इफिशिएंट सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि हमारे जो डिसाइड किए गए टारगेट है उसमें हम लोग को सपोर्ट कर सके। तो एक तो डिजिटलाइज करना चाहिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिजिटल यहाँ पर तो डिजिटल इंटीग्रेशन सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसको बिल्डिंग करने के कुछ ब्लॉक बनाए गए हैं, जैसे डिजिटल इंटीग्रेशन सिस्टम, ठीक है। तो डिजिटल हो गया तो कहानी खत्म हो गई। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर ULIP भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ताकि जो भी सारी चीजें उनको प्रॉपर में एक जगह लेकर चल जाए। तो यहाँ पर एम है कि कोलैप्स किया जाए ऑल लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट सेक्टर डिजिटल सर्विस इनटू द सिंगल पोर्टल, एक ही जगह सब कुछ मिल जाए। यानी कि मॉल बना रहे हैं भाई साहब, मूवी भी देख लो, खाना भी खा लो, सामान भी खरीद लो और एंजॉय करो और निकल लो, ठीक है। ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विस आप लोगों को देखने को मिलेगी, डायरेक्टली यहाँ पर प्रॉपर में सिस्टमेटिक में चीजों को प्रोवाइड कराया जाएगा। और कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान इसके लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें सबको ढंग से यूटिलाइज किया जाएगा। यानी कि इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम, ठीक है, स्टैंडर्डाइज करना फिजिकल एसेट्स को, बेंचमार्क क्रिएट सर्विस स्टैंडर्ड, इसी के साथ में ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, डेवलपमेंट ऑफ लॉजिस्टिक पार्क। तो सारी चीजें ढंग से करेंगे तभी तो रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा थोड़ा ना कि एक सब्जेक्ट करके चले जाओगे, सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो PM गति शक्ति प्रोग्राम जो है वो इसको सपोर्ट करने वाला एक काफी अच्छा सा इनिशिएटिव है, तो एक तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें काम करना काफी जरूरी है। यहाँ पर कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट बनता है तो अच्छे से और अच्छे से लोगों को जॉब भी मिलती है, ठीक है। एक इंसान ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, दूसरे ने भी खोल लिया, 2-4 लोगों को तो जॉब मिलेगी ना। तो जो बिजनेस खोलने सही से सपोर्ट करो उनको, ठीक है। तो इनिशिएटिव क्या क्या है सॉरी, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं मल्टी और हाँ, पानी पी रहा था, कुछ और मत समझ लेना, ठीक है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड एक्ट हो गया 1993 का, PM गति स्कीम होगी, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हो गए, लीड्स रिपोर्ट होगी LEADS, ठीक है। इसी के साथ में डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, सागरमाला, भारतमाला, ये तो मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों को पढ़ाए भी थे। तो ये सारे इनिशिएटिव हैं ताकि इन चीज़ों को हम लोग इंप्रूव कर सकें। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड अगर बात करें तो यहाँ पर अगर पूछे आप लोगों से यहाँ पर कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, इनिशिएटिव जो लॉन्च किए जा रहे हैं, तो ये सारी बातें जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, तो इसमें कौन सी है, तो सही आंसर आप लोगों को बताना है A, B, C, F, D में कौन सा यहाँ पर सही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या क्या बताया, उड़ान का नाम लिया मैंने कहीं पे, यहाँ पर उड़ान का नाम तो नहीं लिया, तो उड़ान को हटा दें यहाँ से, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर नेशनल लॉजिस्टिक जो पॉलिसी में क्या क्या हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट, तो यूपीएससी ने ऐसी चीजें आप लोगों से पूछी। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सारा, इसका अगर आप लोग सार निकालोगे तो यहाँ पर सारा आंसर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ये जो ग्रीन है। तो इस तरीके से आप लोग अटेम्प्ट किया करो इनको क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों को दिक्कत देखने को मिले। और क्वेश्चन ये मैंने आप लोगों को डिस्कस भी किया था, जो अभी 2022 में मेंस हुआ है, ताजा बासी भी नहीं हुआ अभी, तो ठीक है, चल रहे हैं मेंस। तो उसके क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखते हैं कि गति शक्ति योजना के बारे में यहाँ पर बात की गई, ठीक है। तो किस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें, वो सारी बातें आप लोगों के सामने। तो अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आप लोग लेक्चर सुनोगे तो बहुत सारी डायमेंशन में अपने आप को आप लोग तैयार कर पाओगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी इस टॉपिक को लेकर आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लेना और फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर 1 सेकंड लगेगा, ठीक है। दोस्तों एक बात तो आप लोगों ने हमेशा सुनी होगी कि हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ जब यहाँ पर बोला जाता है तो इसके पीछे मतलब होता है
कि इंसान जो है जिंदगी भर मेहनत कर 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 पैसा लगा लगा कर एक तरीके मेहनत कर कर पैसा कमाता है, उसके बाद में हेल्थ को इग्नोर कर देता है, पर लेकिन यहाँ पर फिर जिंदगी भर पैसा लगाता है उसी हेल्थ को ठीक करने के लिए। तो ये साइकिल जो चलती है ना बड़ी खतरनाक है। पर लेकिन अगर दोनों में बैलेंस कर ले जाए तो कैसा रहेगा? पैसे के पीछे इतना भी मत भागो कि वो जिंदगी बर्बाद कर दे, पर इतना भी रखो कि आप लोग जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर सको। एक खुद की गाड़ी, घर, जो भी आप लोगों को मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए, अपनी परिवार को अच्छे से रखना, हारी बीमारी में पैसा होना चाहिए अच्छे से, किसी के ऊपर किसी के आगे हाथ ना फहराना पड़े, तो इतना आप लोगों के पास में जरूर होना चाहिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखती है आप लोगों के लिए कौन? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके द्वारा यहाँ पर आप लोगों के लिए काम किया जाता है। हालांकि ये काम आप लोग खुद से करना चाहिए, ठीक है। वो चाह रही है कि आप लोगों की हेल्थ ठीक रहे, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे देश में बनाई गई आप लोगों के खाने का ध्यान रखने के लिए। मूवी याद आ रही है वो खाने के ऊपर जो बताई थी आप लोगों को? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट है 2006 का, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बेस पर ये बनाएगी। इसका मतलब ये स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारे देश के अंदर में जो कि खाने की क्वालिटी और उसकी सेफ्टी को रेगुलेट करने का काम करती है। अभी इसने क्या किया है कि भाई साहब कोई भी बाहर का आदमी हमारे देश में अगर आएगा और अपना माल पानी लाकर यहाँ पर बेचेगा तो उसको 5 कैटेगरी में बताना है कि कौन सी कैटेगरी में तेरा माल पानी यहाँ पर बेचा जा रहा है। अगर इन 5 कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में नहीं पड़ रहा है तो फिर हम तुम्हारा जो है बिस्तरा बांधेंगे। ये किसने बोला? ये FSSAI ने बोला। कौन है यहाँ पर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो कौन है मिनिस्टर? ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ तो बातें होगी। बेसिकली 5 कैटेगरी है कौन कौन सी वो जिसके अंदर यहाँ पर इसको रखने की बात की जा रही है। तो 5 कैटेगरी स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन भी पूछा जा सकते हैं। मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट हो गए, यानी कि जैसे आप लोग की दूध हो गया, फिर दही, इसी के साथ में आइसक्रीम वगैरह जो उससे बनाए जाते हैं वो सब चीजें। मीट या फिर मीट के प्रोडक्ट हो गए, दूसरी कैटेगरी आ गई, ठीक है। इंक्लूडिंग पोल्ट्री, तो यहाँ पर ये भी आ गया, यानी कि मुर्गी फार्म वगैरह भी यहाँ पर ही आ गया, ठीक है। तीसरी कैटेगरी है फिश और फिश के प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। चौथी कैटेगरी में सुनकर काफी हैरान हुआ, मुझे पता नहीं था इसके बारे में कि ऐसा भी कुछ है क्या। एग पाउडर, यानी कि अंडे को सुखाकर उसका पाउडर वगैरह बनाया जाता है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये मुझे, आप लोगों को पता था एग का पाउडर भी रहता है, कुछ ऐसा पता था आप लोगों को? मैंने पहली बार सुना एक्चुअली। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कोई इन्फेंट फूड, और इसी के साथ में यहाँ पर एंड जो है बेसिकली न्यूट्रास्यूटिकल। ये क्या होता है? ये पौष्टिक औषधि पदार्थ आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि औषधि यानी कि दवाइयों से रिलेटेड यहाँ पर। तो इन कैटेगरी में आप लोगों को अपना माल पानी अगर डिफाइन किया जा सकता है तो ही उनको अलाउ किया जाएगा। इनके अंदर आप लोगों को अपना प्रोडक्ट रजिस्टर करना पड़ेगा कि इस कैटेगरी में आप लोगों को अपना प्रोडक्ट लेकर आना है, वरना उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ये इफेक्ट किया जा रहा है देश के अंदर में 2023 से 1 फरवरी को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं कितने अच्छे से इसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं और कितना फायदा आप लोगों को इसका देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों को पता होना चाहिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जिसको आप लोग FSSAI बोलते हो। आप लोगों को ये बताना है कि आज की डेट में यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसी के साथ में इसके हेड कौन है। तो देखता हूँ कौन कौन इसको एक्सप्लेन करते हैं, काफी अच्छा लगेगा। इसको एक्सप्लेन जरूर करिएगा थोड़ा सा, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं पर्सन स्पेसिफिक केस में भी, ठीक है। ये न्यूज जो है वैसे तो मैंने आप लोगों को बताई थी, पर लेकिन थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि 2-3 बच्चों के द्वारा क्वेश्चन ही पूछा गया कि सर ये है क्या। ये B20 है, B20 क्या है यहाँ पर ये, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नॉर्मली आप लोगों को पता है G20 नाम का एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें ग्रेट 20 इकोनॉमीज आप लोगों को देखने को मिलती है। ऐसे ही G की जगह B लगा दिया। अब यहां पर जो B की जगह जो G की जगह जो B लगाया गया, इसका मतलब बिजनेसेस हो गया, ठीक है। तो यानी कि बिजनेसेस 20, B20, यानी कि जिस तरीके से अलग अलग कंट्री मिल रही हैं 20 यहाँ पर, ऐसे ही उनके बिजनेस से पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर एक तरीके से उनके जो मिनिस्टर हैं, उनके जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो मिलेंगे, ताकि कैसे चीजों को आगे लेकर चलना है वो उसके ऊपर फोकस यहाँ पर दिया जाएगा। तो हमारे देश का डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है यहाँ पर, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, होस्ट कर रहा है कॉन्फ्रेंस ऑफ B20 इंडोनेशिया ग्लोबल डायलॉग इन पार्टनरशिप, ठीक है, जिसमें यहाँ पर हमारी कंट्री की कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसको CII के नाम से भी आप लोग जानते हैं, वो इसका दोस्त है लंगोटिया यार, जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब अगर B20 के बारे में बात करें तो ये फॉर्म किया गया था 2010 के अंदर में, और ऑफिशियल G20 जो है डायलॉग, उसके साथ में यहाँ पर बेसिकली ये ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के यहाँ पर तौर पर यहाँ पर ये निकलकर एक डायलॉग निकल कर आया। एम क्या है भाई साहब? सीधा सीधा ये कि कुछ ऐसी पॉलिसी बना लेते हैं, उनको प्रायोरिटी देते हैं, और कुछ किसके पास में प्रेसिडेंसी है, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस दिया जा सके। आखिर ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ के ऊपर इतना क्यों बेसिकली टिके रहते हैं? देखिए उसके पीछे रीजन ये है
कि जब इकोनॉमिक बढ़ेगी, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो लोगों को जॉब यानी कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो इनडायरेक्ट वे में फिर से हमारी इकोनॉमी जो है वो अच्छी बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि लोग जो है वो वेलापंथी कम कर पाएंगे, अपनी लाइफ का जो टाइम है उसको प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे। पर लेकिन उसके लिए पहले सबको जॉब तो देनी पड़ेगी। अगर जॉब ही नहीं रहेगी तो फिर इंसान कैसे चीज़ों को लेकर चलेगा। तो जॉब एक इसेंशियल फैक्टर यहाँ पर हो जाता है, बिना जॉब के काम नहीं चलेगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, दवाई आज की डेट में ना एक लाइफ का पार्ट बन चुकी है। कोई ना कोई किसी न किसी मर्ज की दवाई खाता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। अगर कोई कुछ दवाई नहीं खा रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो मल्टीविटामिन्स खा रहा है, ठीक है। तो यानी कुछ ना कुछ कोई ना कोई जरूर खा रहा है, ठीक है। तो फूड के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड नहीं रहते हैं, उनको कोई बैलेंस डाइट मिलती नहीं है, जैसी हमारी बैलेंस डाइट है, ठीक है। अगर ऐसी बैलेंस डाइट मिल जाए तो मजा आ जाए। तो उसी के चलते यहाँ पर अभी हमारे देश में इसके ऊपर फोकस करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग कोशिश करें कि काफी बल्क में दवाइयाँ जो हैं वो अपने देश के अंदर बनाने लगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो काफी कम होती नजर आएगी। तो दवाइयों को कितने अच्छे से बना सकते हैं, उसके चलते मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होना स्टार्ट है, जरूरी है। तो उसी के चलते हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं उनके द्वारा फाउंडेशन रखा गया अभी यहाँ पर, ताकि बल्क ड्रग पार्क बनाए जा सके, जिसमें यहाँ पर डेवलप किया जा सके। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए दवाइयाँ डेवलप करनी है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की। मैंने बोला था ना कि एक वर्ड है एपीआई बोलते हैं जिसको, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। क्या मतलब रहता है कि जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर फोकस देना है, ताकि यहाँ पर एक तरीके से जो इंग्रेडिएंट्स है, दवाई कैप्सूल देखें कभी आप लोगों ने, ऐसे कैप्सूल होते हैं, ठीक है, ऐसे कैप्सूल, बीच में यहाँ पर जोड़ होता है, उसको खोलना कभी, उसके अंदर से पाउडर निकलेगा। तो पाउडर के बारे में बेसिकली मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। वो पाउडर जो है हम लोग काफी हद तक चाइना से खरीदते हैं, अपने देश में अगर बनाया जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो इसी के चलते यहाँ पर हम लोग ड्रग्स का जो भी इंटरमीडिएटरी है उसको अपने देश में बनाने की कोशिश करेंगे। और यूएसए ने भी इसके ऊपर फोकस किया, क्योंकि चाइना की वजह से दिक्कतें काफी ज्यादा हो गई थी। तो इसके चलते क्या होगा, एक तो कॉस्ट को लोअर किया जाएगा, क्योंकि दवाई जो है वो इसेंशियल पार्ट है लाइफ का। अगर इंसान को दवाई नहीं मिल रही है टाइम पर, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर एक तरीके से पूरा फोकस है कि कैसे जो डिपेंडेंसी है देश के ऊपर वो कम की जा सकती है। जैसे चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी थी, अपनी ही सिटी के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी, अपने देश में बनाएंगे, अपना खरीदेंगे, अपना खाएंगे और मजे उड़ाएंगे, ऐसा है ना। अपने ही देश में लोगों को जॉब देंगे, अपना ही प्रोडक्ट रहेगा, अपने घर की बात रहेगी। तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यहाँ पर आप लोग देखते हैं एसएलवी फैमिली मेंबर, ठीक है, मतलब अपने ही परिवार में एक तरीके से ऐसे रहना है। आंसर देते टाइम सोचा मत करो कि ऐसा लगता है कि यार कोई देख लेगा, गलत कर देगा। अरे यार सब हमारे जैसे हैं यार, क्यों सोच रहे हो कि कोई यहाँ पर 30 मार खा बैठा हुआ है। कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आया आज तक, सबने यहीं पर ही आकर मेहनत की और यहीं पर ही सीखे। तो आप लोगों को भी वही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको सस्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, और सिटी के अंदर जब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगी तो वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, और सेफ, इफिशिएंट और क्लीन और ग्रीन ऑफर भी यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में बातें की जा रही है। जो कहानियां सुनाई है वो सारी की सारी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, तो कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ये जो पर्टिकुलर आप लोग कहानी देखने को मिल रही है ना, इसको बोला जाता है डूम लूप, DOOMLOOP, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि DL भी बोल सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस किस किस के पास में है? कई सारे तो ऐसे होते हैं कि पहले सीख लेते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनता रहेगा बाद में, ठीक है। वो जरूरी भी है, पहले सीख लेना चाहिए तभी बनना चाहिए। कई सारे ऐसे महानुभूति होते हैं कि सीख बाद में लेंगे, पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। ऐसे कौन कौन है? टेस्ट देकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाया कभी? तो ये कई सारी ऐसी चीजें जिसके ऊपर आप लोगों को फोकस देना चाहिए, वरना दिक्कतें देखने को मिलती हैं फिर, ठीक है। तो ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी पार्ट है लाइफ का। एक सेकेंड, लास्ट तक आता है तो कई बार ना गला सूखने लगता है। तो यहां पर इसके बारे में याद रखना, ये इसके बारे में, ये बैंकिंग के अंदर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्या है ये? बेसिकली डूम लूप। डूम लूप जो है बेसिकली अभी यहां पर यूरोप के अंदर में एक ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, यानी कि जैसा ऐसा आप लोगों ने सुना ना कि कोई एक यहां पर साइकिल खड़ी हुई है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। इस एक साइकिल को आप लोगों ने टच किया, जरा सा इत्तू सा टच किया, और सारी की सारी साइकिल जो है वो गिर गई, ठीक है। तो यानी कि कहीं और फोर्स किया, कहीं और उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो यूरोप के अंदर में अभी यहाँ पर ये डूम लूप का कॉन्सेप्ट फॉलो, ऐसा डूम लूप का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिस्ट यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करते हुए नजर आ रहे हैं कि वन पार्ट में अगर इकोनॉमी के कहीं शॉक आता है तो उसका एम्पलीफिकेशन दूसरी जगह देखने को मिलता है। यानी कि एक टच किया और दूसरी जगह यहाँ पर गिर गया, यानी कि कहीं एक कोई वनरेबल एरिया हो गया। यानी ऐसे कहते हैं, जैसे मान लो आप लोग रस्सा
खींचनी होता है, जैसे रस्सा खींचने वाला गेम होता है, ठीक है। रस्से की जगह मान लीजिए यहाँ पर संकर लगा दिया आप लोगों ने, ठीक है, जंजीर लगा दी, और उसमें कोई भी एक लूप अगर यहाँ पर कमजोर हो गया तो वो जंजीर टूट जाएगी बीच में से, तो उसका इंपैक्ट जो है वो सब जगह देखने को मिलेगा, दोनों तरफ से धड़ाम पड़ेंगे दोनों साइड के लोग जाकर, ठीक है। तो यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि एक तरीके से बोला जा रहा है कि जो डूम लूप है इज द सर्किल ऑफ वनरेबिलिटी, जहां पर कंट्री का जो बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, वो काफी हर्ट होता है, क्योंकि कुछ ऐसे सोवरन बॉन्ड रहते हैं जिनके प्राइस में बहुत ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, और उसकी वजह से यहां पर जो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, और वो यहां पर समझाने की कोशिश की जा रही है। बैंक लोन बैड हो गए, ये कंडीशन देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट के फाइनेंस प्रॉपर नहीं मिल पा रहे, यहां पर बैंकिंग की बोरोइंग की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, ठीक है। गवर्नमेंट जो बैंकों को बेल आउट पैकेज दे रही है कि भाई बैंक जो है वो सर्वाइव कर जाए, इन्वेस्टर का फेथ खत्म होता जा रहा है यहां पर, बैंक के अंदर भी गवर्नमेंट के अंदर भी ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बैंक को सपोर्ट प्रोवाइड करानी पड़ती है तब जाकर बैंक सर्वाइव करते हैं, ठीक है। यानी कि एक साइड में गवर्नमेंट को पैसा चाहिए बैंक से, और दूसरी साइड में बैंक को खुद गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ रहा है, एक तरीके गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ रहा है उसको सर्वाइव कराने के लिए। तो यहां पर एक तरीके से सारी चीजें जब एक तरीके से इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है, ये एक साथ में कनेक्टेड है। एक बात बताऊं, अगर आप लोग सोने और उठने का पैटर्न अगर जस्ट बिगाड़ लो ना अपना, बाकी सारी चीजें अपना आप बिगड़ जाएंगी। आप लोग का पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आप लोग एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो सारी चीजें अपना आप बिगड़ जाएगी, कोई चीजें आप लोग करने की जरूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही आप लोग समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट कंप्लीट, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि सोना और उठने का पैटर्न सुधार लो, बाकी सारी चीजें जो है वो अपने आप सुधर जाएगी, है कि नहीं। बाकी आप लोग की क्या राय आप लोग बताइएगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट है आप लोगों के सामने, कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होनी चाहिए, ओके। आगे चलते हैं। बोला जा रहा है कि कोई भी सिटीजन ऐसा नहीं होगा जो कि प्रोसिक्यूट किया जाएगा, यानी कि इसको सजा मिलेगी। सेक्शन 66A के अंदर में यहां पर कहां है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। होता क्या था देश के अंदर में कि अब तक का यहां पर मान लीजिए किसी नेता को आप लोगों ने उल्टा सीधा गरिया दिया, गुस्सा आ गया आप लोगों को, पुलिस उठा के ले जाएगी भाई साहब, ऐसी दिक्कतें देखने को मिल रही थी। तो उसी के ऊपर रोक लगाई जा रही है कि उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 2015 में इसको यहां पर नल एंड वॉइड करार दिया जा चुका है। किस केस का नाम पता है आप लोगों को? चलो देखता हूं किसको केस का नाम पता है। ये तो इतनी बार आर्टिकल डिस्कस कर चुका मैं, जो कोई नया होगा उसको नहीं पता होगा, वरना पुरानों को सबको पता होगा, ठीक है। मैंने याद है कि माँ बेटी के बारे में बताया था कि एक तरीके से बेटी ने जो है वो केस फाइल किया और माँ ने जो है बेसिकली वो केस लड़ा, एक तरीके से दोनों, ठीक है। तो डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, किस किस को पता है, किस किस को याद आ रहा है उसके बारे में कुछ कुछ, ठीक है। केस काफी इंटरेस्टिंग था, वो बहुत ही ज्यादा फेमस केस है। सेक्शन 66A के बारे में कभी भी आप लोगों से कोई पूछ ले तो केस के बारे में क्वेश्चन भी बन चुके हैं उसके बारे में, ठीक है। एक तरीके से कई सारे लोग ये बोले थे कि माँ ने जो है वो बेटी को फेमस कर दिया ऐसी भी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो वो अच्छा था केस, मतलब पर्सनली एक ऐसा केस है जिसने काफी सारे लोगों की जिंदगी संवार दी थी, ठीक है, क्योंकि कई सारे खौफ में जिया करते थे। तो इसलिए यहाँ पर बार बार अभी भी क्या होता है, केस तो हट गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई साहब अब इसको कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, पर फिर भी कई सारे पुलिस वाले जो है वो उठाकर ले जाते हैं। इस तरह की हरकतें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसलिए बोलते हैं कि सेक्शन 66A जब हट चुका है, वो इसलिए हटाया गया था क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हनन करा था आर्टिकल 19 का, ठीक है, पर फिर भी यहाँ पर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल गलत है। रिस्ट्रिक्शन आप लोग लगा सकते हैं, पर लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन जो होनी चाहिए वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं मैं, फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। एसएस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। तो एसएस में कौन नाम आता है आप लोगों को बताना है, ठीक है। मिग 29K, इसको उड़ता हुआ कॉफिन बोला जाता है, ताबूत, मौत का ताबूत। ये कई बार यहाँ पर दिक्कतें होती हैं, कई सारे हमारे पायलट भी यहाँ पर जान जाती है। अच्छी बात यह है पायलट को यहाँ पर निकाल लिया गया, गोवा के अंदर में इंडियन नेवी का ये जो है बेसिकली क्रैश हो गया, ठीक है। किस देश से लाते हैं पता है आप लोगों को? देखना आप लोगों को समझ में आएगी चीजें। प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू है यहाँ पर, उनके द्वारा त्रिपुरा के अंदर में स्टेट जुडिशियल एकेडमी इन अगरतला यहाँ पर ये देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसी के साथ में इंडियन स्टूडेंट को वीजा मिल रहा है चाइना में पढ़ने के लिए। अरे अपने देश में पढ़ लो, किसी और देश में जाने की क्या जरूरत है, या जाओ तो किसी अच्छे में जाओ, चाइना में जाने की क्या जरूरत है। मतलब ये ना अलग सा लगता है मुझे, एक तरीके से चाइना के पास में जाना है तो बदतमीजी इतनी काटते हैं, वहाँ तो जाके कुछ नहीं करना चाहिए। राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च की गई वेबसाइट सिटीजन को, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके आर्म फोर्स बैटल में जो भी कैजुअलिटी होती है उसके लिए वेलफेयर फंड, यानी कि हमारे जो जवान होते हैं कई बार उनकी लाइफ में कई सारी दिक्कतें देखने को मिल जाती है, तो वहां पर आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग कुछ भी अर्निंग कर रहे हैं तो वहां पर कुछ भी आप लोग कंट्रीब्यूशन अपनी साइड से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि गवर्नमेंट सारी चीजें नहीं झेल पाती है, तो आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। आगे चलते हैं। इकोनॉमी के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा 22,000 करोड़ रुपए यहाँ पर ये वन टाइम ग्रांट दिया जा रहा है ऑयल के जो पीएसयू हैं, ताकि जो उनको लॉस हुआ है उसको भरपाई की जा सके। और लॉस कैसे होता है, कई सारी सब्सिडी यहाँ पर उनको देनी पड़ती है, उसके चलते लॉस निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट, कैबिनेट जब शब्द यूज किया था तो इसका मतलब गवर्नमेंट बोल रही है यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है, कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट के लिए।
नॉर्थ ईस्ट रीजन में डेवलपमेंट करना है और 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा यहाँ पर बोला गया था कि यार इसको इंप्लीमेंट करना है। और नॉर्थ ईस्ट वाला जो हमारा एरिया है वो काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर उसमें डेवलपमेंट हो गया तो ये समझो इससे हमारे जो आसपास वाले रीजन है उनमें काफी ज्यादा फायदा होगा। हमारी जो लुक ईस्ट पॉलिसी और वो सब चीज चलती है उसमें काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट एरिया है जिसके ऊपर हम लोग को फोकस देकर चलना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में गवर्नमेंट के द्वारा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की जा रही है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में मैंने आप लोगों से बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं और इवन आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था कि यूपी पीसीएस के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था और यूपीएससी के द्वारा भी कई सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए स्टेट कोऑपरेटिव से, ठीक है। तो बताना कौन सा अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया गया था और संविधान में कहां कहां पर इससे रिलेटेड आर्टिकल रखे हुए हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे मैंने डिस्कस कर रखा आप लोगों से। फिर से किस दिन टॉपिक आएगा फिर से झाड़ देंगे, इसको टेंशन मत लिया करो। रेगुलर अगर देखोगे ना आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और सारी चीजें आप लोगों की कवर होती चली जाएगी, पर रेगुलरिटी आप लोगों को बनानी पड़ेगी, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें बोला गया कि एक्वायर कर लिया 5.6 स्टेट जो यहाँ पर गवर्नमेंट ई कॉमर्स जो प्रोजेक्ट है ONDC यानी कि ओपन जो नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स फॉर 10 करोड़। तो यहाँ पर इसने इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर गवर्नमेंट का थोड़ा सा माल अपने नाम कर लिया, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। IMF के द्वारा ग्रोथ जो है वो कट कर दी गई है, बेसिकली ग्रोथ कट कर दी गई है, ग्रोथ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है पहले 3.2 बोला गया था, पर लेकिन जैसा यूक्रेन रसिया वार किसी ने सोचा नहीं था, उससे पहले कोविड-19 नहीं सोचा था, 2.7 रहेगी 2023 में, ठीक है। नासा का अनाउंस किया गया है DART यानी कि डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। तो यहां पर ये सितंबर में ये मिशन जो था सितंबर में सक्सेसफुल हुआ, तो उसको यहां पर एक तरीके से अनाउंस किया गया इनके द्वारा, ओके। यूएन के द्वारा जनरल असेंबली इलेक्ट की गई 14 कंट्री की, ताकि सीट जो है फिल की जा सके। 47 मेंबर जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, हालांकि इंपैक्ट कोई पड़ता नहीं है, बस इलेक्शन करते रहते हैं और मजे लेते रहते हैं लोग। वेनेजुएला में 43 लोगों की डेथ होगी यहाँ पर, जो कि काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिली। एक सिटी यहाँ पर लैंड स्लाइड होगी यहाँ पर इन द लास, ये बेसिकली यहाँ पर टेजराइस, ठीक है, सिटी है यहाँ पर, ये कोई वहां पर लोकेशन। कई बार ऐसे ना जैसे कोई सिटी है बहुत ज्यादा न्यूज में होती है, मैच करने के लिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, ओके। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इनको अटेम्प्ट करें। यहाँ पर ये बात की जा रही है किसके बारे में, स्किलिंग ऑफ गर्ल इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड, यानी कि ऐसे एरिया जहां पर नॉर्मली लड़कियां काम नहीं करती हैं उनको भी अगर वहां पर स्किल किया जाए तो यहां पर इंक्लूड किया गया कौन सी स्कीम के तहत में। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय महिला कोष पोषण अभियान, या वंदे प्रधानमंत्री जो मातृत्व वंदना योजना, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पर एक तरीके से जो कि यहाँ पर एसोसिएटेड है वन नेशन वन ग्रिड और वन फ्रीक्वेंसी एंड वन नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है, काफी इंटरेस्टिंग है, वन चल रहा है सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस। देखो ऐसी ऐसी चीजें आ गई कि अगर पता होगा तो ही आंसर दे पाओगे, तार तुक्का मार मुक्का वाली बात नहीं चलने वाली यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर दो इसका, ठीक है। कल वाले आंसर भी रह गए थे, टेंशन मत लो। कई सारे बच्चे बोले सर आंसर तो बता दिया करो, ठीक है यार टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना, बता दूंगा, ठीक है। वैसे PDF में मिल जाते हैं, उनको डाउनलोड अगर आप लोग कर लो तो, ठीक है। एविडेंस बात की जा रही है यहाँ पर एक तरीके से, एविडेंस ऑफ द ट्रैपिंग जोन, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रैपिंग जोन है यहाँ पर हैज बीन डिस्कवर इन विच कंट्री, तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इटली। सही आंसर बताइए। एज पर द रिसेंट डेटा CPI बेस्ड जो इन्फ्लेशन है, हालांकि ये चेंज होते रहते हैं, तो आप लोगों को बताना है क्या होगा, ठीक है। 6.25, 7.2, 7.41 या 7.91। सही आंसर क्या है, ये है CSAT का क्वेश्चन। इसको अटेम्प्ट करो, वीडियो को पॉज कर फिर आंसर बताऊंगा। पहले कल वाले आंसर बता देता हूँ, फिर वोकैबुलरी और लोकेशन देखेंगे, क्योंकि कई सारे बच्चे जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं फिर, ठीक है। कल जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे यहाँ पर, ये पहला आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा, लोकेशन भी आप लोगों के सामने है, A है यहाँ पर इसका आंसर, ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। दूसरा आंसर तो मैंने क्वेश्चन भी पोस्ट किया था यहाँ पर, ठीक है, तो D है इसका आंसर, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन था आप लोगों के सामने यहाँ पर, ये तीसरा क्वेश्चन यही था क्या, हाँ यही था, ठीक है। तो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन था यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग क्या देखने को मिलेगा, B है इसका आंसर, ठीक है। ये मिसाइल के बारे में यहाँ पर बात की जा रही थी, इसका आंसर आप लोगों को अर्मीनिया देखने को मिलेगा, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में था, ठीक है। बाकी CSAT का क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया था उसका आंसर C आप लोगों को देखने को मिला था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के साथ में आप लोगों के सामने, तो कोई भी डाउट आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ओके। अभी यहाँ पर पहले एक बार मैप बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग बात कर लेंगे उसके जो बेसिकली वोकैबुलरी, और फिर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा वो क्या है आज के क्वेश्चन के आंसर। मैप बेस्ड जो लोकेशन यहाँ पर आज है आप लोग की, है रिवर, और जिसका नाम है साबरमती रिवर, ठीक है। तो साबरमती रिवर जो है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, खासकर अगर आप लोग गुजरात से आते हैं तो बहुत ही अच्छे से आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। बहुत ही फेमस रिवर आप लोग यहाँ पर ही देखने को मिलेगी।
और वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि अरेबियन सी में ये जाकर गिरती हुई नजर आती है। ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये ओरिजिनेट होती है अरावली की हिल से। अरावली हिल कहाँ तक फैली हुई है क्या आप लोगों को पता है? ओरिजिनेट होती है उदयपुर राजस्थान से और फिर गल्फ ऑफ खंबात में जाकर गिर जाती है अरेबियन एरिया में। लगभग 371 किलोमीटर चलती है। ठीक है, राजस्थान और गुजरात के लिए काफी इंपॉर्टेंट रिवर आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। तो अरावली रेंज कौन कौन से राज्य से होकर गई है, ये यूपीएससी ऑलरेडी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो अरावली रेंज के बारे में याद रखिएगा, दिल्ली में भी कनेक्टेड है अरावली रेंज, इसीलिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछना और क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से। तो बेसिक चीजें यहाँ पर इसके बारे में जो कि यहाँ पर आप लोगों के सामने है। ओके, 5 नए शब्द जो कि आप लोग की वोकेबलरी जो है वो इंप्रूव करते हुए नजर आएंगे। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग के अंदर में आप लोगों से, या फिर आंसर राइटिंग में अगर वोकेबलरी अच्छी रहती है तो आंसर राइटिंग भी आप लोग अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, तो शब्द आप लोगों के सामने बात की जा रही है एनोडाइन के बारे में। कष्टधर, या थोड़ा सा और शब्द अच्छा सा आप लोग देखो तो पीड़ानाशक आप लोग इसको बोल सकते हो, तो उसके बारे में याद रखिएगा, यानी कि एक तरीके से दुखों का निवारण करने वाला आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरीके से दुखों को कम करने वाला। ठीक है, तो सैनोनिम, यहाँ पर सैनोनिम और एंटोनिम भी है, तो यहाँ पर इसको भी आप लोग देख लिया करो। और यहाँ पर आप लोगों का एक्सप्लेनेशन भी दिख रहते हैं इंग्लिश में, और यहाँ पर ये शब्द रहते हैं, तो कई सारे शब्द एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए डाले जाते हैं ताकि अच्छे से आप लोग अंडरस्टैंड कर सको। ओके, नेक्स्ट जो शब्द है आप लोगों के सामने, शब्द नंबर 2, सेकंड वर्ड, ये है काउंटेमेंसी। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि आज्ञा का उल्लंघन करना, यानी कि फॉलो ना करना। आप लोग के मम्मी पापा बोलते हैं ना डेली कि बेटा पढ़ लिया करो, टाइम पे उठ जाया करो। ठीक है, वीर सर का लेक्चर आएगा उसको देख लिया करो, बैलेंस डाइट टाइम पे ले लिया करो, आप लोग लेते ही नहीं हो, तो ये गलत चीजें होती है। ठीक है, कई सारे लोग जिद्दी होते हैं, ठीक है, पालन नहीं करते हैं चीजों को, मानते नहीं है, तो आगे का उल्लंघन करना उनको अच्छा लगता है, उनको किक मिलती है, तो वाली किक ना मिले इसलिए जरूरी है कि चीजों को ध्यान से लेकर चलना। ठीक है, तो ये इसके बारे में जो बेसिकली सेंटेंस जरूर फॉर्म करना है इनके ऊपर। ओके, नेक्स्ट जो शब्द है आप लोगों के सामने ये है वेक्सेशियस। एक तरीके से सुना है कोई इंसान बहुत ज्यादा इरिटेट करता है, बहुत इरिटेटिंग इंसान है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। अनोइंग भी कई बार आप लोग बोल देते हो, इरिटेटिंग बोल देते हो। ठीक है, फ्रस्ट्रेट करके रख दिया सिचुएशन ने, किसी चीज ने, इस तरीके से, तो वो आप लोग यहाँ पर याद उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे शब्द आप लोगों को जब देखने को मिलते हैं आप लोगों को लगता है पता नहीं कहाँ से आ गए, जबकि ज्यादा होते नहीं है। ठीक है, खिजाऊ शब्द सुना है, खिजाऊ एक तरीके इरिटेट कर दिया, चिढ़ाऊ यार बिल्कुल। ठीक है, तो वाली चीजें हैं यहाँ पर, तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये इसके सिनोनिम और एंटोनिम है। आप लोगों से पूछूं कि इस लेक्चर के बारे में आप लोगों का परसेप्शन कैसा है, तो इसको बोलते हैं कि सेपियंस भी बोल सकते हैं आप लोग, कि हाँ मेरा परसेप्शन कुछ ऐसा है इस लेक्चर को लेकर। ठीक है, तो बुद्धिमता, यानी कि बुद्धि से आंसर देना कि हाँ भाई साहब ये चीजें ऐसे हो सकती हैं। तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना, तो समझने की क्वालिटी भी होनी चाहिए ना। मान लीजिए मैं तो समझा रहा हूं, सामने वाला उसको समझने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, किसी चीज को समझना भी एक तरीके से यहाँ पर सेपियंस की कैटेगरी में आता है। तो ये चौथा शब्द है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, सेंटेंस जरूर फॉर्म करना। जैसे ये लेक्चर आता है कई सारे लोग जहाँ थर थर कांपने लगते हैं, यार लेक्चर आ गया अब देखना पड़ेगा, ऐसा भी कुछ रहता है क्या? तो उसको सडर बोलते हैं। ठीक है, थर थर नहीं कांपना आप लोगों को, बोलना मजा आ गया यार, लेक्चर मिल गया, अब कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वाली कैटेगरी में आप लोग रहना है। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिएगा यहाँ पर बेसिकली ये सारे शब्द भी आप लोग थोड़ा सा इनको देख लिया करो टाइम निकालकर, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आधा घंटा इसमें चला जाएगा पूरा। ठीक है, शानदार तरीके से आंसर दिए गए यहाँ पर आईएस सानू के द्वारा। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो फ्यूमो कैसिडा के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। कल की वीडियो के नीचे मैंने इनका कमेंट जो है वो पिन कर दिया है, तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, डाउट होगा तो उसको क्लियर करना है। कैसा लगा आज का लेक्चर जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना, और जिंदगी को यार थोड़ा सा अच्छे से एंजॉय करो। आप लोग की जिंदगी अगर अच्छे से एंजॉय नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा ये ऐसी जिंदगी जीने का। अच्छे से एंजॉय करने का मतलब ये थी कि जो भी चीजें हैं उसमें अपना 100% दो, कोई भी उसमें कोताही आप लोगों को नहीं बरतनी है, तो वो वाली चीजें आप लोगों को याद रखनी है। कोताही अगर बरतोगे फिर अपनी ही चीजों में, तो फिर क्या फायदा है। और कैसा रहा आज का लेक्चर, हाउस द जोश, जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से ध्यान रखिए। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।